अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में इम्पेयरमेंट को पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने बड़ी बेसिक बातें ये देखी थी कि हमारे पास जो है वो एसेट इम्पेयर कब होता है, जब उसकी रिकवरी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से नीचे आ जाए। तो हम ये देखते हैं कि सर हमारे पास जो है वो एसेट की कैरिंग अमाउंट पूरी रिकवर नहीं हो रही है तो हम उसको इम्पेयर कर देते हैं। याद आ रहा है? और हमने ये देखा था कि सर इम्पेयरमेंट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं जनाब हमारे पास अगर कोई इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट का, यानी कोई एसेट हमारे पास ऐसा है जो खराब हो गया, ठीक है जी, कोई फिजिकल इंपेयरमेंट है उसकी, या उसकी कोई प्रोडक्ट है जो बाहर नहीं बिक रही है। एक्सटर्नल इंडिकेटर हो सकते हैं कि जी एक प्रोडक्ट में बनाते हैं मशीन से, उसकी बाहर डिमांड कम होती जा रही है, हमारे जैसी मशीन की अच्छी सब्सटीट्यूट्स आ चुकी हैं, या से मिसाल के तौर पर जिस जो प्रोडक्ट हमारी मशीन से बनता है वो लीगली बैन हो गया है, ठीक है जी, या से जो हमारी मशीन पे प्रोडक्ट बनता है हम उसको बाहर से उसके लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, वो रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। तो सर ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें ये मशीन उतना बेनिफिट नहीं देगी जितना सोच के हमने इस मशीन को खरीदा था, ठीक है जी। तो ये क्लियर कट एक इंडिकेटर है। जब हमें कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेटर मिलता है मेरे बच्चों, फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं सर, फिर हम असेस करते हैं, ठीक है जी, कि आया इसमें अगर इंपेयरमेंट हुई तो वो इंपेयरमेंट मटेरियल होगी या इमटेरियल, ठीक है जी। दिमाग में ऐसी सवाल पूछते हैं यार कितना इंपेयरमेंट निकलेगा। अगर जवाब आता है कि भाई इंपेयरमेंट ठीक ठाक निकल सकता है, मटेरियल इंपेयरमेंट होगी, तो फिर हम क्या करते हैं सर, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। और रिकवरेबल अमाउंट में हम सर तीन चीजों को देखते हैं, फेयर वैल्यू, कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। और फिर सर इन दोनों के कंपैरिजन से जब हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं तो उस रिकवरेबल अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं किससे, कैरिंग अमाउंट से। और सर हमारे पास क्या निकलती है, इंपेयरमेंट लॉस। ऐसा है, ठीक है भाई, अच्छा सही जी। स्क्रीन नहीं आ रही है, बताओ ना मेरी जान। सही जी, सर आज हमने ना इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना है, ठीक है जी, आज हमने इसको एक स्टेप आगे लेके जाना है। अच्छा जी, सबसे पहले सर मुझे एक चीज ये बताएं कि व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट टू सेल, ये क्या है सर, व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट टू सेल? जी जनाब, वेरी गुड सर। देखिए मिसाल के तौर पर ये मेरी फैक्ट्री है, ठीक है जी, ये मार्केट है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मार्केट है, ठीक है जी। सर मुझे एक एसेट है मेरे पास, अगर मैं उसको आज बेचने जाऊं सर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल डिस्पोजल कॉस्ट, बेचने से रिलेटेड कॉस्ट। अच्छा मैं इसको ना बाकायदा भरपूर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, मिसाल के तौर पर ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है जी, यहाँ से ना गुड्स हमारी जाएंगी सर, यहाँ से अगर हम मशीन यहाँ पड़ी हुई, पीपी हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, अगर मैं इस पीपी को बेचने जाऊं तो मुझे इसको उठा के मार्केट ले जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सर सबसे पहले मेरे पास इसको उठा के मार्केट तक ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेकिन उससे भी पहले इसको डिसमेंटल करने की कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कॉस्ट टू इसमें आएगा, कॉस्ट टू सेल में आएगा, ठीक है जी। अभी हम देखेंगे किस नेचर की डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है। और सर, और सर इसके अलावा सर, सर हमारे पास इसको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है जी, मार्केट तक ले जाने की कॉस्ट। फिर सर ब्रोकरेज, ब्रोकरेज क्या है जनाब, सर जो ब्रोकर हमने अपॉइंट किया है जो हमें ये मशीन बेच के दे रहा है, तो उसको जो मैं ब्रोकरेज पे करूंगा वो भी किस में आएगा, कॉस्ट टू सेल में आएगा। और सर ब्रोकरेज के अलावा सर हमारा एक एम्प्लॉय है, वो बैठ के इस पूरी डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है जी, कि एसेट खरीदेंगे बेचेंगे किसको, बिड्स और ऑफर्स और ये सारी चीजें और डॉक्यूमेंटेशन, ये बैठ के वो बना रहा है, बाकायदा काम कर रहा है वो, ठीक है जी। और सर उसको हम सैलरी पे करते हैं 1,00,000 रुपए, ये सैलरी उसको हम हर महीने पे करते हैं, चाहे वो इस डिस्पोजल पे काम करता या ना करता, ठीक है जी। वो हमारे साथ बैठा हुआ काम किया जा रहा है, ठीक है जी, डिस्पोजल पे काम कर रहा है, लेकिन वो वैसे हमारा एम्प्लॉय है, हर महीने उसको हम 1,00,000 रुपए की तनख्वाह देते हैं, और 1 रुपया भी हम उसको एडिशनल पे नहीं करेंगे अगर वो इस डिस्पोजल पे काम करेगा। जी सर, तो क्या हमारे पास ऐसी ऐसी एम्प्लॉय कॉस्ट जो नॉन इंक्रीमेंटल नेचर की हो? जी जनाब, ऐसी एम्प्लॉय कॉस्ट जो नॉन इंक्रीमेंटल नेचर की हो? नहीं सर, ये नहीं आएगी हमारे पास। फिर देखो अगर उसको ये काम नहीं भी होता ना, ये खर्चा हमने तब भी करना था, तो हमने कॉस्ट टू सेल में लेना है सिर्फ कौन सी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल नेचर की कॉस्ट, वो जो, हाँ
हाँ अलग से रखेंगे तो अब हमने अगली अगली चीज क्या पढ़नी है कि वो एम्प्लॉय कॉस्ट जो हमने उसको इंक्रीमेंटल दी हो, या हम उसको कहें कि भाई लाख रुपए तुम्हारी सैलरी है, ठीक है जी, और चूंकि तुमने यार ये एक्स्ट्रा काम किया, ये एडिशनल काम किया, तो हम तुम्हें एडिशनल पैसे दे रहे हैं, तो सर याद रखना एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ये हमारे पास रेलिवेंट है, ठीक है जी, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। जी मेरा भाई। हम्म, हम्म। और उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉय हायर कर लिया, कॉस्ट जो दूसरे एम्प्लॉय को पे करोगे ना वो यहाँ डाल दोगे, ठीक है जी, जो दूसरे एम्प्लॉय को खर्चा पे करोगे ना वो यहाँ डाल दोगे। यानी ये तुमसे ये कहना चाह रहा है कि इस डिस्पोजल की वजह से वो क्या एडिशनल अमाउंट है जो तुमने अपनी जेब से पे किया, ठीक है जी, वो क्या एडिशनल अमाउंट है जो तुमने अपनी जेब से पे किया, ठीक है जी। अच्छा जी, बिल्कुल एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीमेंटल हो सकती है यान, ठीक है जी। कहां से स्टार्ट हुआ है, नमाज के लिए चला गया था, आपको पूरा रिपीट कर दूंगा, सिर्फ हमने ये देखना है कि कॉस्ट टू सेल क्या क्या हो सकता है, ठीक है जी। अभी अगला सवाल भी हमने करना है ना, उसमें बाकायदा सारी चीजें रिपीट हो रही है। और मेरे बच्चों मुझे बताओ और क्या क्या हो सकता है। सर सारी लीगल कॉस्ट, लीगल कॉस्ट का मतलब डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, नोटरी पब्लिक के चार्जेस, लीगल चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मतलब जितने भी लीगल चार्जेस हैं वो, ठीक है जी, सारे आएंगे इसके अंदर। अच्छा जी, और क्या आ सकता है। स्टैंडर्ड कहता है भाई ये तो आएगा ना, ये तो आपको हमने एक हिंट दे दी कि सारी इंक्रीमेंटल नेचर की कॉस्ट ले लो, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना, टू एक्सक्लूजन, दो चीजों का ख्याल रखना। देखो मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने एडवर्ट बता रहा हूं, अब्दुल गनी बता रहा हूं, देखो मैंने ये जो जिस तरीके से पढ़ाना शुरू किया ना, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि मैं तुम्हें स्टैंडर्ड का एक एक पैरा पढ़ाऊंगा, एक एक पैरा के अंदर जितनी चीजें सारी कराऊंगा, ठीक है जी। तो मे भी शायद मेरी इंपेयरमेंट पे 6 क्लासें लगे, आप इसको कंपेयर करो बाकी लोगों से, दूसरा दोस्त साहब को कहा यार हमारे यहाँ 3 क्लासों में हुआ, तुम्हारा सर टाइम वेस्ट करें। मैं भी आपको बता दूं, मैं तो मैं इस तरह करा के भेजूंगा कि इसके बाद कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो मैं नहीं आती होगी। दूसरा तरीका ये है कि यार मैं उठाऊं अभी के अभी सवालात और बाढ़ में क्या कॉन्सेप्ट। दूसरे तरीके से मैं चलना नहीं चाह रहा, मतलब मेरी मेरी दिमाग मेरे दिल की ना ऑनेस्टी ये गवारा नहीं करती कि एक बंदा एक चीज सीखने आया है, आप उसको सिर्फ मैकेनिक सिखा दो। तो मैं पूरे पास पेपर्स भी कराऊंगा लेकिन काम भी साथ में कराऊंगा, सिखा के भेजूंगा तो, ठीक है जी। तो तसल्ली से बैठना है, ठीक है। अच्छा जी, सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास दो एक्सक्लूजन है, स्टैंड कहता है जनाब कॉस्ट टू सेल में दो चीजें नहीं डालना। नंबर वन, इंटरेस्ट। मैंने कहा इंटरेस्ट, अच्छा कैसे इंटरेस्ट, कैसे फाइनेंस कॉस्ट, कैसे इंटरेस्ट कैसे आएगा कॉस्ट टू सेल में। हम एक चीज बेचने जा रहे हैं उसमें क्या आएगा इंटरेस्ट, उसमें क्या आएगा इंटरेस्ट जी। रिलेटिंग टू बोरिंग कॉस्ट नहीं। मोहित जल्दी, अब्दुल गनी, मानूर, अदनान जी। नहीं, कॉस्ट टू सेल में वो कह रहे हैं इंटरेस्ट को शामिल नहीं करना। नहीं, अब देखो सुनो, अगर मैं मशीन बेच रहा हूं आज 1 जनवरी 2015 को, किस तारीख को, 1 जनवरी 2015 को मैं बेच रहा हूं, और मुझे सर जो कॉस्ट टू सेल है वो पे करना है 1 साल बाद। ब्रोकर को मैंने कहा 1 साल बाद दूंगा पैसे, तेरी ब्रोकरेज बनती है मैं मानता हूं, लेकिन पैसे कब दूंगा, 1 साल बाद। 1 साल बाद में तुम्हें दूंगा 100 रुपए। तो स्टैंडर्ड कहता है भैया इस 100 रुपए में चूंकि 12 महीने का टाइम आ गया, अब आपने इस 100 रुपए को कॉस्ट टू सेल नहीं लेना बल्कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो 100 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अज्यूम करो 10% का सर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो सर मैं 100 को डिवाइड करूंगा किससे, 1+10% से, कितना आ जाएगा ये 90.9। तो सर मैंने क्या किया, कॉस्ट टू सेल में से इंटरेस्ट का एलिमेंट एलिमिनेट कर दिया, ठीक है जी। तो याद रखना इसका मतलब ये है कि वो कॉस्ट टू सेल जो 12 महीने से आगे पड़ रही है, जो 12 महीने से आगे पड़ रही है, सर हम उसको कभी भी फुल वैल्यू पे नहीं लेंगे बल्कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको लेंगे। क्लियर है, ऐसा है मेरे बच्चों। अच्छा जी, इतनी सारी कॉस्ट, दो एक्सक्लूजन। हाँ हम ये इस पे कॉस्ट टू सेल ले लेंगे 90.9 पे, और फिर इन केस अगर हमने इसको बेचा होगा तो आगे इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। लेकिन चूंकि सर हम इस वक्त सिर्फ वैल्यू न्यूज कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इसकी भी कोई जनरल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि कॉस्ट टू सेल कितना हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी चीज सर, सर स्टैंडर्ड कहते हैं भैया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ना लो कॉस्ट टू सेल। अच्छा भाई,
बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ एजाज, पूरा रिपीट कर रहा हूँ एजाज, पूरा का पूरा रिपीट कर रहा हूँ। सिर्फ एक सेकंड मुझे आगे जाने दो, शुरू से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चे बाद में आए। सारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी, सिर्फ 1 मिनट दे दो मुझे और। हाँ जी, इनकम टैक्स नहीं लेना। नो, व्हाट इज मेंट बाय इनकम टैक्स? 1%। अच्छा देखो मेरी फिर बात सुन लो। एक होता है वो टैक्स जो प्रॉपर्टी की वैल्यू पे लगता है। जैसे मैं प्रॉपर्टी खरीदूं बेचूं तो वो कहता है जी प्रॉपर्टी की वैल्यू का 5%, प्रॉपर्टी की वैल्यू का 2%। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, बात किसकी कर रहा हूं? इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स किस पे लगता है? किस पे लगता है इनकम टैक्स? शाबाश, इनकम पे लगता है ऐसा। अच्छा, इनकम पे कैसे लगेगा टैक्स भाई? इनकम पे कॉस्ट टू सेल। सर मिसाल के तौर पे अगर मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, ठीक है जी, और इस पे मुझे कोई गेन हो रहा है और उस पे मैं कोई टैक्स पे करूंगा, तो वो टैक्स मैं कॉस्ट टू सेल के अंदर नहीं डालूंगा। ये दिमाग में रखना, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचते हुए क्या हो सकता है, मैं गेन हो सकता है, उस गेन के ऊपर क्या लग सकता है? इनकम टैक्स लगेगा। तो याद रखना इसके अंदर इनकम टैक्स नहीं लेना, इसके अंदर इनकम टैक्स को कंसिडर नहीं करना, ठीक है जी। इनकम टैक्स वो तो एक अलग बात है ना, उसको आप एडजस्ट और रिवर्स करते रहोगे। लेकिन यह सिर्फ कैश फ्लोज की बात हो रही है कि अगर आप कोई एसेट बेचने जा रहे हो, आपकी मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पीपी है, ये हमने 90 रुपए पे कैरी किया हुआ है, हमारी बुक्स में 90 रुपए, ठीक है जी। एफबीआर की नजर में भी इसकी वैल्यू 90, टैक्स बेस भी 90, हमने जाके इसको 120 का बेचा, कितने का गेन हो गया? 30 का। तो इस गेन पे हमें क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब इस टैक्स को इग्नोर करना है। इसका रीजन है, थोड़ा सा आगे जाऊंगा मैं बताऊंगा कि इसका रीजन है, सारी जगहों से टैक्स एलिमिनेट करने का क्यों कहा है स्टैंडर्ड, प्रॉपर रीजन है इसका। अब बताएं सर, मैं बात कर रहा था मैं बात कर रहा था कि कॉस्ट टू सेल क्या होती है। हमने ये डिस्कस किया कॉस्ट टू सेल वो सारे खर्चे हैं जो एसेट को बेचने के लिए जरूरी हैं और इंक्रीमेंटल नेचर के। किस नेचर के? इंक्रीमेंटल नेचर के। यानी अगर डिस्पोजल हुई होगी तो ये खर्च होगा और डिस्पोजल नहीं हुई तो ये खर्च नहीं होगा। सर जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपना पीपी अपनी फैक्ट्री से निकाल के मार्केट तक लेके जाऊंगा तो मुझे पहले उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, ये कॉस्ट टू सेल के अंदर आएगा, ठीक है जी। डिसमेंटल करने के बाद मुझे उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, ये कॉस्ट टू सेल में आएगा, ठीक है जी। फिर सर मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं एक ब्रोकर को हायर करूंगा, क्योंकि अक्सर बेशतर मार्केट्स में ब्रोकर के थ्रू ट्रांजेक्शन करवाना जरूरी होता है। तो मैंने ब्रोकर को हायर किया, उसको मैंने ब्रोकरेज पे कर दी। सर अगर मेरा अपना कोई एम्प्लॉय इस डिस्पोजल पे बैठ के काम कर रहा है, ठीक है जी, तो दिमाग में रखिएगा उस एम्प्लॉय को सैलरी वैसे ही आप दे रहे थे, तो वो डिस्पोजल कॉस्ट नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय को ये कहूं कि बेटा अगर तू काम कर रहा है तो यार तेरी तनख्वाह 30,000 है, लेकिन अगर तू डिस्पोजल पे बैठ के काम करेगा, प्रॉपरली इसकी अकाउंटिंग वगैरह इसकी एंट्रीज वगैरह सारी देखेगा, मैं तुम्हें 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना क्या होगा? ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होगी, इंक्रीमेंटल होगी, वो आपने सर इनकॉर्पोरेट जरूर करना है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, फिर लीगल कॉस्ट, लीगल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सर स्टैम्प ड्यूटीज है, कैपिटल वैल्यू टैक्स है। किसी ने सुना व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल वैल्यू टैक्स? सर जब आप कोई कैपिटल एसेट खरीदते या बेचते हो ना, आपको टैक्स देना पड़ता है। क्या वो इनकम पे या एसेट की वैल्यू पे? एसेट की वैल्यू पे जो टैक्स है वो लेना है आपने। डिस्पोजल पे जो इनकम पे टैक्स हो रहा है ना, वो आपने नहीं लेना, ठीक है। उसका रीजन है, थोड़ा सा आगे जाने दो, मैं प्रॉपर रीजन एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों स्टैंडर्ड ने इसके अंदर से इनकम टैक्स एलिमिनेट करवाया, ठीक है जी। कैपिटल वैल्यू टैक्स लेना है, ठीक है जी, कैपिटल वैल्यू टैक्स लेना है। फिर अगर अगर कॉस्ट टू सेल 1 साल आगे बढ़ रही है, 12 महीने से आगे बढ़ रही है, तो हमने क्या करना है? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ऐसा। सर तैयार हो? दो एक सवाल आप करके दोगे? अच्छा जी बेटा, एक छोटी सी लिमिटेशन है, मैं आपको ना अपनी किताब तो दे दूंगा, लेकिन मैं हर रोज अपने हैंडआउट्स हर रोज अपने हैंडआउट्स चेंज करता हूँ, हर रोज, ठीक है। हर रोज का मतलब ये है कि मुझे जहां पर अच्छे सवाल नजर आते हैं मैं वो अपने हैंडआउट में डाल देता हूँ, और मैं जहां बैठा हूँ मुझे कोई सवाल बनाने का दिमाग सवाल बनाना है, मैं उठा के ना हैंडआउट में डाल दूंगा, ठीक है जी। अब ये सवाल ये मैंने रात को बैठ के बनाया, ठीक है जी। अब ये अगर आप, तो सर मैं ना बार बार चीजों को अपडेट करता रहूंगा, ठीक है जी। मैं ये नहीं सोचूंगा इसको अगली आइटम में देते, तो मैं साथ साथ देता रहूंगा, ठीक है। ये बीमारी का आप लोगों ने बस मेरे साथ जो ना थोड़ा सा कॉपरेट करना है, आपके लिए कर रहा हूँ भाई, ठीक है जी। जहां मुझे कोई अच्छी चीज नजर आएगी आई एड इट, ठीक है जी। और अच्छा दूसरा ये कि यार मेरा एक असिस्टेंट है जो इस कोर्स को ले भी रहा है, माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा हमारा। अ, वो बेसिकली जो है वो करेगा ये कि एक पोर्टल मेंटेन करेगा, एक डॉक्यूमेंट्स का पोर्टल, ठीक है, एक पूरा वो मेंटेन करेगा।
और वो आपको जो है वो ग्रुप पे दे दिया करेगा, ठीक है जी। मतलब एक ड्राइव होगी, ऐसा ही है, ड्राइव वो मेंटेन करेगा और मतलब आपको शेयर कर दिया करेगा इन केस अगर किसी का कोई डाटा मिस हो गया। हर क्लास का पीडीएफ, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें उसके पास मौजूद होंगी, ठीक है जी। इन केस अगर किसी का कोई रजिस्टर गुम गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सारी चीजें तब भी हमारे पास मौजूद रहेंगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब हम अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाएंगे, जैसे आप लोग फी पे कर दोगे, उस ग्रुप पे सिर्फ कम्युनिकेशन टीचर के साथ होगी, ठीक है जी। सिर्फ कम्युनिकेशन टीचर के साथ होगी, आपस में नहीं होगी। और उस कम्युनिकेशन का आपको जो सवाल होगा उसका जवाब जो वॉइस नोट में दिया जाएगा, वो वॉइस नोट आपके पोर्टल पे लगते जाएंगे, ठीक है जी। सवाल के साथ जवाब, सवाल के साथ जवाब, ताकि आपको बाद में भी अगर कोई चीज रेफर करनी हो कि यार मैंने एक सवाल पूछा सर से, पता नहीं उसका क्या जवाब था, मैं कहां जाके व्हाट्सएप पे उसको तलाश करूं, उसको आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है जी। ये हमने अपना पोर्टल इसके हिसाब से अपडेट कर लिया, ठीक है जी। अच्छा जी सर, आए जरा सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे करके देना है, दिमाग हाजिर रखना, ठीक है। ये कह रहे जनाब, एबीसी लिमिटेड ओन्स एन एसेट हैविंग द फॉलोइंग डिटेल्स, कैरिंग अमाउंट हमारे पास 6 मिलियन रुपए का, फेयर वैल्यू मेजर्स, ऑफर प्राइस 5 मिलियन की, बिड एंड ऑफर का एवरेज 4.25 मिलियन, रिप्लेसमेंट वैल्यू 8 मिलियन। बताओ क्या होती है बताओ हमारे पास फेयर वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? बिड प्राइस कल पढ़ा है, सामने वाला हमें क्या ऑफर कर रहा है, बिड प्राइस कल पढ़ा हमने। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, इसमें से बिड प्राइस कैसे निकालनी है, ये आपने खुद लड़ाई करनी है इसके साथ। फिर कॉस्ट टू सेल, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रोकरेज, ये सारी चीजें आ रही है, वैल्यू इन यूज आ रहा है। फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट इम्पेयरमेंट इफ एनी assuming a discount rate of 10% is appropriate in the above scenario। शाबाश सर, मुझे ये बताओ एसेट इम्पेयर्ड है कि नहीं है? शाबाश अब्दुल गनी, बिड प्राइस मेरा बच्चा, ऑफर नहीं। कितनी आ रही है बिड प्राइस? 3.5 मिलियन। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। कैपिटल वैल्यू टैक्स वैल्यू न्यूज में नहीं, इसमें आएगा ना, कॉस्ट टू सेल में आएगा। सही है, कॉस्ट टू सेल में आएगा ना बच्चा। नीचे दिया हुआ बेटा। सर व्हाई डू वी नीड टू कंप्यूट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर वैल्यू इन यूज इटसेल्फ इज फेयर वैल्यू से ज्यादा है? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम, कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन मसला ये कि उसने कैलकुलेशन के मार्क्स रखे होंगे और हमारे पास आगे बहुत सारी चीजों का हिसाब किताब होगा। वो कहेगा भाई वैल्यू न्यूज है उसके, अच्छा वैल्यू न्यूज अक्सर और बेशतर कैलकुलेट वैल्यू न्यूज करना पड़ती है, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गिवन होती है, ठीक है ना। लेकिन लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में 20 मार्क्स IS36 से आए, इससे कोई 4 अटेम्प्ट पहले 20 मार्क्स IS36 से आए, उससे पीछे जो है ना 5-5, 6-6 नंबर के बेताशा सवाल हैं। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन का ऑब्जेक्टिव हमारा ना सीखना है। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर दोनों में से एक चीज ज्यादा है और वो पता है तो दूसरी चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हैविंग सेड दिस, के सारी चीजें फेयर वैल्यू कम आ रही है। जी जनाब। वैल्यू उसको अगले सेंड आउट में 2 मिलियन कर देंगे, ठीक है, अगली दफा, ताकि कैलकुलेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। जी मेरे बच्चों, कॉस्ट टू सेल इज 532। श्योर दिस इज 532 है? 547? अच्छा, हाँ वेरी गुड सर। मुझे बताओ, रीट्रेनिंग कॉस्ट तो बहुत जरूरी होती है ना एसेट को बेचने के लिए, उसके बगैर तो एसेट बिकेगा ही नहीं। अल्लाह के बंदो, रीट्रेनिंग कॉस्ट क्यों डाल रहे हो? देखो मुझे एक चीज बताओ, क्या एसेट को बेचने के लिए जरूरी खर्चा है?
नहीं, राइस तो बहुत सारी चीजें हो रही है। राइस तो ये भी होगा कि हमारा नाम बदनाम हो जाएगा जब हम एसेट बेचेंगे, लोग कहेंगे इनके तो मेन एसेट बिक गया है। तो हमने क्या किया, लोगों को दावतें दी, ये खर्चे भी हमने किए, ये भी कैपिटलाइज, ये भी इसको एडजस्ट करें। नहीं, ऑडिट स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चों। हमने सिर्फ इसलिए रुके हुए थे कि जो C5 के पर्चा हो जाए तो उनके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सेकेंड टर्म में ऑडिट देते हैं, तो उनके साथ मिलकर हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। और मैं अभी क्लास खत्म होगी तो तुम्हें बताऊंगा कि ऑडिट में हमने क्या क्या जबरदस्त नया इन्फोग्राफिक्स के साथ चीजें लेकर आ रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है? स्टैम्प ड्यूटी होती है मिसाल के तौर पर आपको गवर्नमेंट का टैक्स जो पे करना पड़ता है। ठीक है जी, आपको गवर्नमेंट का टैक्स पे करना पड़ता है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स के ऊपर। ठीक है, एक तरह का टैक्स है जो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है जी, और ये प्रोवेंशियल टैक्स है स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है ना। BFD भी उसी तरह, यानी जून के सेकंड वीक में जी, ये जून के फर्स्ट वीक में कर लेंगे। डेली तो नहीं, अभी हम रखेंगे ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे नहीं, फ्राइडे BFD होता है। चले जी, नादिया तौहीद कह रही है 297,000 इंपेयरमेंट है। रमशा भी आवाज आ रही है मेरी सही? कैपिटल वैल्यू टैक्स का कॉन्सेप्ट बता दें। देखो कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है? कैपिटल वैल्यू टैक्स है कैपिटल एसेट्स के ऊपर खरीद बेच पे आप टैक्स पे करते हो, जो कैपिटल एसेट्स है। ठीक है जी, जो कैपिटल एसेट्स है हमारे पास उन सब पे, जैसे स्टॉक शेयर्स भी हमारे पास कैपिटल एसेट्स में आते हैं, आप उनको खरीदने जाते हो तो ये यार डिफरेंट नामों से टैक्सेस हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कुछ। ठीक है ना। तो कैपिटल वैल्यू का मतलब है ये बोतल 100 रुपए की है। ठीक है, जिसको मैं खरीदूंगा तो 0.1% टैक्स पे करूंगा। ठीक है जी, बेचूंगा तो 0.1% टैक्स पे करूंगा। ये बायर भी पे करता है और सेलर भी पे करता है, ये वैल्यू पे लगता है। ठीक है जी। अब ये इसका मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं पता कि अल्टीमेट टैक्स का ऑब्जेक्टिव है क्या इसमें। 2 मिलियन की इंपेयरमेंट है पक्का। चलो जी, हाँ वो तो साफ नजर भी आ रहा है कि भाई 2 मिलियन की इंपेयरमेंट इन दोनों का नेट आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन आए जरा सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ कॉस्ट टू सेल निकालने में। सबसे पहले मुझे बताओ फेयर वैल्यू कितनी है। देखो फेयर वैल्यू के लिए हमें बिड प्राइस चाहिए, बिड प्राइस है नहीं, तो हमें ये पता है कि बिड प्लस ऑफर इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल हबीला, मेरे मुंह से ना दिया निकल गया। चलो जी, हाँ, B + 0 डिवाइड बाय 2 हमारे पास है एवरेज। ऐसा बिड 0 नहीं है, ऑफर है सर ये। अब बताए मेरे पास बिड प्राइस गिवन है? नहीं, नहीं है सर, मैंने बिड प्राइस की जगह बिड लिख दिया। फिर प्लस ऑफर कितनी है मेरे पास? 5 मिलियन सर, डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कितना आ रहा है मेरे पास? 4250,000। तो मुझे बताओगे सर मेरे पास बिड प्राइस है कितनी? 3.5 मिलियन। वेरी गुड सर, ये आ गई मेरे पास बिड प्राइस, यानी फेयर वैल्यू आ गई। अच्छा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब बताओ कॉस्ट टू सेल में मैं क्या क्या लूं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लूं? यस सर, जरूरी कॉस्ट है। फिर सर मेरे बच्चों, ब्रोकरेज कौन सी वाली? टुडे वाली तो ले लें, जो 1 साल आगे वाली है उसकी क्या निकाल लूं? प्रेजेंट वैल्यू 1.1 से डिवाइड करके टुडे। और ब्रोकरेज कौन सी? डेफर्ड। डेफर्ड में कितनी है सर? 1 लाख। चलो जी, फिर मेरे बच्चे, अपोर्शनमेंट ऑफ सैलरी वर्किंग ऑन डिस्पोजल। अपोर्शनमेंट का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है अपेरेंटली एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। ठीक है जी। फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फॉर इंक्रीमेंटल स्टाफ कॉस्ट और डिस्पोजल एग्जीक्यूशन, सर ये आएगा सर। इंक्रीमेंटल स्टाफ कॉस्ट, जो डिस्पोजल है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी खर्चा है, 16,000। फिर स्टैंप ड्यूटी कितना जी? 10,000। कैपिटल वैल्यू टैक्स जी जनाब कितना जी? 40,000। हमने कहा काट लो जितनी चीजें तुमने टैक्सेस काटने काट लो। रजिस्ट्रेशन, सारे लीगल चार्जेस मैंने आपको कहा था कितने? 16,000। भाई रीट्रेनिंग ऑफ स्टाफ इग्नोर। अच्छा, एक वो कहता है इमेज रेस्टोरेशन कॉस्ट। इमेज रेस्टोरेशन कॉस्ट क्या है सर? एसेट हमने बेच दिया, लोग कहेंगे यार इतना बड़ा एसेट बेच दिया, इनकी तो अगले सालों की इनकम कम हो जाएगी, तो हमने क्या किया, दबादब एडवर्टाइजमेंट्स करना शुरू कर दी। ठीक है जी, ताकि लोगों को लगे कि वी आर लाइव, हम खड़े में जिंदा हैं। सर ये चीज कैपिटलाइज, ये चीज कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये खर्चे एसेट को बेचने के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा देखो, उलट नहीं सोचना, वो सारे खर्चे जिनके लिए एसेट का बेचना जरूरी है वो नहीं, मैं कह रहा हूं वो सारे खर्चे
जो एसेट को बेचने के लिए जरूरी है, ठीक है जी, वो हमने लेने। अपोर्शनमेंट इसलिए नहीं ली उसामा कि एक इंक्रीमेंटल नेचर की कॉस्ट नहीं है, यानी ये वो खर्चा है जो आमतौर पे होना ही होना था, ठीक है जी। अगर हम ये एसेट डिस्पोज ना भी कर रहे होते तो हमने बंदे को सैलरी देनी थी, ठीक है जी। उसको हमने कोई एडिशनल सैलरी पे नहीं की, जो एडिशनल सैलरी पे होगी वो आपने लेनी है सिर्फ, ठीक है जी। जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, जैसे हम कॉस्टिंग में पढ़ते थे ना कि फिक्स कॉस्ट अगर इंक्रीमेंटल नेचर की, वो आपने लेनी है जी मेरा बच्चा। अच्छा देखो, हम एक जिस जुरिस्डिक्शन में हम ऑपरेट करते हैं ना, वहां शायद ये होगा कि बेचने वाला और खरीदने वाला भी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कि भाई बेचने वाला पे करेगा, खरीदने वाला बेचने। मैं ये खर्चे वो लेकर हूँ जो हमने वाकई अपनी जेब से इनकर करने। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लॉ, लीज के डॉक्यूमेंट कौन बनाता है? लेसर बनाता है। आपने अक्सर देखा होगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लेसी भी पे कर रहा होता। तो हम लोग ना अपने पाकिस्तान के लोकल हिसाब से बात नहीं करेंगे। एग्जामिनर कहेगा कि भाई ये खर्चा कंपनी ने किया है, दो हमारे लोकल जुरिस्डिक्शन में शायद वो खर्चा हम सामने वाली कंपनी करती हो, लेकिन हमने उसको फिर भी लेना है अगर वो हमें कह दे, ठीक है ना। अगर कोई पेनल्टी लगे तो वेरी गुड सर, क्या पेनल्टी आनी चाहिए? हाँ जी, क्या पेनल्टी आनी चाहिए सर इसके अंदर? अब देखो सुनो, अगर पेनल्टी एक कॉन्ट्रेक्चुअल पेनल्टी है तो हम लेंगे सर, अगर लीगल पेनल्टी हम नहीं लेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे जाने दो, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आगे हमारे पास एबनॉर्मल लॉसेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं लेंगे? मुझे बताओ गनी, क्या एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी था इस एसेट को बेचने के लिए? कौन सी एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हो? इसको बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करनी है उसकी बात कर रहे हो, या अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हो? जो इस देखो, अगर बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है, ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लॉ कहता है भाई कि हमें ये खर्चा करना जरूरी है, या हमारी नॉर्म्स ऐसी है, हमारी कस्टमरी प्रैक्टिसेस ऐसी है, तो फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को भी यहाँ ले लेना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बिल्कुल, ब्रोकरेज आप दे रहे हो, ब्रोकरेज क्या है टेक्निकली? कस्टमर घेरने के लिए। तो वो आप चाहे सर वो फेसबुक को दे दो, वो आपका ब्रोकर बन जाए, चाहे जिंदा बंदा बन जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरी कॉस्ट टू सेल टोटल है कितनी? 53, पक्का? अब बताएं सर, मेरी फेयर वैल्यू कितनी है? सर फेयर वैल्यू थी मेरे पास 3.5 मिलियन, मैंने उसमें से हटाया सर कॉस्ट टू सेल कितना, 5,32,000। क्या बचा सर मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? 2968,000। अब बताएं सर, मैं वैल्यू न्यूज रखूं कितनी है भैया? वैल्यू न्यूज कितना? 4 मिलियन। अब भाई इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट है मेरे पास सर 4 मिलियन। इस 4 मिलियन को मेरे बच्चों में कंपेयर करूं किससे? कैरिंग अमाउंट से, दैट इज 6 मिलियन। तो सर मुझे एक बात बताएं, सीधा सीधा मेरे पास 2 मिलियन का क्या आ रहा है? इंपेयरमेंट आ रही है, ऐसा है पक्का? ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लो, हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं। शाबाश जी, तैयार हो मेरे बच्चों? डन। इस कैपिटल, सर कैपिटल वैल्यू टैक्स की एग्जांपल, देखो कैपिटल वैल्यू टैक्स, आप कभी भी स्टॉक मार्केट जाओ, शेयर्स खरीदो, तो स्टॉक एक कैपिटल एसेट है, ठीक है। आपको उस कैपिटल एसेट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, उसकी वैल्यू का शायद 0.01% या पता नहीं 0.1% है, एग्जैक्ट मुझे 0.15% है। चलो एक बच्चे ने कंफर्म भी कर दिया, 0.15% जो है वो कैपिटल वैल्यू टैक्स हमें पे करना पड़ता है जब हम जाके कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं। अच्छा, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन जो है वो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 37 में दी हुई है, ठीक है। सेक्शन 37 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें शायद स्टॉक्स हैं, सर उसके अंदर जो एंटीक्स हैं वो हैं, ऐसी चीज है ना, कोई आपका जो है वो एसेट्स हैं डिफरेंट, ठीक है जी, तो आपको वहाँ पे करना पड़ता है। ये हैंड आउट ARDD में हार्ड कॉपी में अवेलेबल होगा, बड़ा आसान इलाज बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को हार्ड कॉपी के हैंड आउट्स के लिए।
देखो ऐसे तो ARTT में मेरे सारे हैंडआउट्स अवेलेबल होंगे, मैं पूरी बुक बना के आपको दे दूंगा, लेकिन मैं ये अप्रिशिएट करूंगा कि मुझे ना थोड़ा सा इतना रूम देना। मैं ना मतलब इस तरह नहीं कवर कराता चीजों को कि एक चीज जो है वो किताब बन गई तो मैं मेरी दुनिया में उससे बाहर चीजें नहीं आएंगी। मैं रोज बैठ के रिसर्च करता हूँ, मुझे लगता है कि भाई ये चीज जो है ना वो इस तरह का सवाल आ सकता है, इस तरह का सवाल आ सकता है, मैं अपने हैंडआउट में वो चीजें ऐड कर रहा हूँ। कल मैंने जो तुम लोग को हैंडआउट दिया और तुम आज जो हैंडआउट को कंपेयर करोगे उसमें तुम्हें 4 सवाल नए नजर आए। ठीक है जी। तो मैं नहीं चाहता यार मैं ये ना ये चीज छोड़ू। मैं आपको किताब और हैंडआउट जिसको हार्ड कॉपी में लेना है या ARTT में आ जाए, लेकिन ये कि उसमें सब्सिक्वेंटली मैं क्या करता रहूंगा, चेंजेस करता रहूंगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, IFRS 9 के मेरे हैंडआउट में जब पहली दफा बना 60 सवाल थे, आज उसके अंदर 126 सवाल। ठीक है जी। तो चीजों को मैं इंक्रीज करता रहूंगा। तो स्टैंप ड्यूटी बच्चे ने कह दिया कि इज 0.25%। आई डोंट नो अबाउट द फैक्ट यार स्टैंप ड्यूटी और इसके रेट्स क्या है। अच्छा ये चूंकि ये नाम ना स्टैंडर्ड के पैरा में लिखे, स्टैंप ड्यूटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स, तो मैंने एज इट इज उठा के यहाँ पे छाप दिए। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि इनका सर फिजिकल क्लासेस की क्या रिपोर्ट है। ये बैठे हैं फिजिकल क्लास के बच्चे, आके बैठना बैठ जाएगा, ठीक है ना। बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाएंगे। संडे का दिन था, तुम लोगों ने कहा मैंने घर से ही क्लास ले लेते हैं, छोड़ो यार है। चले जी, अब आए जरा दोस्त मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से कुछ चीजें देखनी है। सर हम अब एक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, दैट इज वैल्यू इन यूज। ठीक है जी, वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। वैल्यू एडेड टैक्स CVT है, बिल्कुल एक ही चीज है नमान, बिल्कुल एक ही चीज है। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, CVT। अच्छा वैट का मतलब क्या है? जो वैल्यू ऐड करते जाओगे उस पर टैक्स पे करते जाओगे। देखो मैं फिर रिपीट कर दूं, इनकम टैक्स के अलावा दुनिया का हर टैक्स लेना है आपने, खोता टैक्स, बिल्ला टैक्स सब लेना है। ठीक है जी। ये टैक्सेस इनकम पे पे नहीं हो रहे, किस पे हो रहे हैं? एसेट को ट्रांसफर करने पे। ये सब आपने लेने, छोड़ना क्या आपने सब, इनकम टैक्स आपने नहीं देना, क्योंकि वो इनकम पे लग रहा है, वो ट्रांसफर पे नहीं लग रहा। ठीक है जी। अच्छा जी, ट्रांसफर पे देखो इसकी लॉजिक भी सुन लो, इनकम टैक्स हटाया क्यों है। देखो इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, अगर लॉस होगा ना उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वो सारे टैक्सेस जो ट्रांसफर पे लग रहे हैं वैल्यू बेस्ड टैक्स है, वो आपने कॉस्ट टू सेल में लेने। ठीक है जी। इनकम टैक्स चूंकि डिस्पोजल उस पर ट्रांसफर पे नहीं है, ट्रांसफर से निकलने वाले गेन के ऊपर है। तो स्टैंड कहते हैं जनाब आप इनकम टैक्स को क्या करें, इग्नोर करें, आप सिर्फ वो खर्चे लें जो इंक्रीमेंटल नेचर के खर्चे और डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, डिस्पोजल से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे बताओ वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी एसेट की वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट होती है। अच्छा दिमाग में ये पढ़ते हुए ना दिमाग में रखना कि हमारी एक गाड़ी है जो हमने उबर पे लगाई हुई है और वो हमें कैश जनरेट करके दे रही है, ऐसा क्या अकेला एसेट कैश जनरेट कर सकता है? क्या अकेला एसेट कैश जनरेट कर सकता है? ये बताओ। जिसे टेबल है कैश जनरेट कर सकती है? सर बाज औकात सिंगल एसेट कैश जनरेट करता है, बाज औकात नहीं करता। जैसे उबर में मैंने गाड़ी लगाई हुई, वो सिंगल एसेट है लेकिन वो मुझे कैश जनरेट करके देती है। लेकिन सर मैं क्लास की कुर्सियों को देखूं, ये कैश जनरेट नहीं करते। मैं क्लास के कैमरे को देखूं, ये इंडिविजुअली कैश जनरेट नहीं करता, ये सब मिलके कैश जनरेट करते हैं। ठीक है जी। तो हम अभी इस कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं कि कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है, मुझे नहीं पता। मैं सिंपल एक बात क्या कर रहा हूँ, अपने दिमाग में रखना कि वाकई एक एसेट में इतना पोटेंशियल है कि वो आपको कैश जनरेट करके देता है। मिसाल के तौर पर मैं दोराजी के ऊपर ना एक ठेला लगा के बैठा हूँ। ठीक है जी। एक ठेले पे ना मैं क्या बेचता हूँ, वो गोले बेचता हूँ। ठीक है जी। और वो जो ठेला है मेरा मुकम्मल, वो एक सिंगल एसेट है। मुझे होता क्या, मुझे कैश जनरेट करके देता है? जी सर बिल्कुल जनरेट करके देता है। तो सर स्टैंडर्ड कहता है एक एसेट से मिलने वाला सारा कैश जो उसके फ्यूचर यूज से आएगा, किससे, फ्यूचर यूज से आएगा, वो सारा कैश जो उसके किससे आएगा, फ्यूचर यूज से, और सर उसके डिस्पोजल से। कब? एट दी एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। यानी एक एसेट से मैं इस्तेमाल करके कैश जनरेट करूं और इस्तेमाल होने के बाद जब मुकम्मल तौर पे एसेट मेरे लिए यूजलेस हो जाए तो मैं उसको कचरे के दामों बेचूं, और कचरे के दामों बेचूं में तो कचरे के दाम आए वो क्या हो मेरे लिए, रिकवरी हो। तो सर मैं दो चीजें लूंगा, फ्यूचर यूज से मिलने वाला सारा कैश, और अल्टीमेटली अल्टीमेटली अभी नहीं, अल्टीमेटली एसेट को बेचने पे जो पैसा आएगा वो मेरे लिए वैल्यू इन यूज का पार्ट बनेगा। इसका मतलब ये है कि सर मैं एक एसेट से जितने कैश फ्लोज आ रहे हैं वो सारे ले लूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिसाल के तौर पर एक बंदा एक सिंगल प्लांट लगा के प्रोडक्शन कर रहा है और मार्केट में चीजें बेच रहा है, बताओ उसके कैश फ्लोज क्या क्या होंगे जी, इनफ्लोज क्या होंगे। एक बंदे के पास एक प्लांट है
और वो मार्केट में चीजें बेच रहा है, उस प्लांट से प्रोडक्ट्स बना के बेच रहा है। मिसाल के तौर पर वो इस प्लांट से ना ये प्लास्टिक की बॉटल्स बना के बेच रहा है, तो मुझे बताओ सर कैसे मतलब उसके वैल्यू न्यूज कैसे निकलेगी? सर इस बॉटल से जो सेल्स रेवेन्यू आ रहा है वो सारा सेल्स रेवेन्यू मेरा इनफ्लो हो गया, और इस बॉटल को बनाने पे जो मटेरियल यूज हो रहा है आउटफ्लो, इस बॉटल को बनाने पे जो लेबर यूज हो रहा है आउटफ्लो, इस बॉटल को बनाने पे जो ओवरहेड यूज हो रहे हैं आउटफ्लोज, ऐसा। तो सर सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अगर मैं नेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाए? नेट इनफ्लोज मिल जाए। और सारी जिंदगी में नेट इनफ्लोज का मशीन की जो 10 साल की जिंदगी है, अज्यूमिंग कि 10 साल उसकी लाइफ है, 10 साल के अंदर हम क्या करें? मशीन को बेच देंगे तो उससे भी हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो सर वो भी हमने क्या करना है? वैल्यू न्यूज में लेना है। इसका मतलब है वैल्यू न्यूज का मतलब है सारे का सारा कैश फ्लो। लेकिन सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है प्यारा बच्चा, सारे कैश फ्लो लो जो एक एसेट से मिल रहे हैं, इनफ्लोज भी आउटफ्लोज भी, लेकिन इन 6 चीजों को इग्नोर करना जो मैं अभी बता रहा हूं। क्या करना है? इन 6 चीजों को इग्नोर करना है। क्या कैलकुलेट करते हुए? वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हुए। कितनी चीजों को इग्नोर करना है? 6 चीजों को। ऐसा सर प्रैक्टिकली एज कैलकुलेट करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। 50 नहीं, बड़ा बताऊंगा, करीम बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है जी? हाँ जी, मुझे बताओ सबसे पहली चीज ना, मुझे बताओ वैल्यू न्यूज निकलेगी कैसे? सिंपल सर, आप सारे कैश फ्लोज लें, सारे आउटफ्लोज लें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अज्यूम करो एक एसेट की लाइफ 3 साल है। ठीक है जी? उससे मिलेंगे इनफ्लोज 50, 50 और 50। उससे मिलेंगे क्या चीज? आउट उसको उसके लिए इस इनफ्लोज को कमाने के लिए आउटफ्लो करना पड़ेगा 20, 20 और 20। फिर मैं क्या करूंगा? इस एसेट को एंड में आके डिस्पोज कर दूंगा, डिस्पोजल वैल्यू। सर इस एसेट को डिस्पोज करेंगे ना तो 15 रुपए हाथ आएंगे। अब बताओ 30 यहां कमाएंगे, 30 यहां कमाएंगे और 45 इधर कमाएंगे। ऐसा? तो बताओ मैं क्या निकाल लूं? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं। अज्यूम करो प्रेजेंट वैल्यू के लिए 10% का इंटरेस्ट रेट जो हमारी कंपनी को पे करना पड़ सकता था अगर हम लोन लेते, उस इंटरेस्ट रेट से मैं डिस्काउंटिंग करूं तो क्या आएगा? 10% से ऐसी डिस्काउंटिंग करो ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। ये कैलकुलेशन तुम्हारे सामने हो जी। मैं इसकी प्रेजेंट वो मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ 10% से, ये वो रेट है जिस पर मैं बैंक से सूद ले सकता था। ठीक है जी? प्रेजेंट वैल्यू सर 27, फिर 25 देख ली। और मेरे बच्चों शाबाश यार, कॉपरेट करना है जल्दी। नहीं ये देख लो। अच्छा 33, 34 कर दूं? टोटल निकालो कितना है? बेसिक 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 बेसिक, अभी मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करवा रहा। 80, 86 क्या है? वैल्यू न्यूज। क्या किया आपने? सारे इस्तेमाल से जो कैश फ्लो मिल रहे हैं वो ले लिए, डिस्पोजल से जो कैश फ्लो मिल रहा है वो ले लिया, और सर इनको क्या किया? डिस्काउंट कर दिया। अज्यूमिंग कि इसकी लाइफ कितनी है? 3 साल। अब सुनो, स्टैंडर्ड कहता है भैया ये वैल्यू न्यूज है, लेकिन 6 चीजों का आपने क्या रखना है? ख्याल रखना है। इनमें 6 चीजें नहीं आएंगी। ऐसा? मोहिब अब्बास यही हमने बताना। बिल्कुल यही हमने बताना, यही हमने बताना सर। इस पे हमने बहस करनी है। देखो सबसे पहली चीज यार, मैं ना अब इस पे बहुत टेक्निकल बहस करने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट। ठीक है जी? अब एक्सक्लूजन हम देखने जा रहे हैं। अब एक्सक्लूजन हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जी देखिए, इंटरेस्ट के कैश फ्लोज को आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। क्यों? मैं रीजन बताऊं। मुझे बताओ 30 रुपए का इनफ्लो था, डिस्काउंट होके बढ़ गया या छोटा हो गया? सर ये 30 रुपए का इनफ्लो था, डिस्काउंट होके छोटा हो गया, बढ़ गया, और 45 रुपए का अमाउंट और छोटा होकर 34 पे आ गया। तो मुझे बताओ डिस्काउंटिंग से इफेक्टिवली क्या हुआ? कैश फ्लोज आपके रिड्यूस हो गए। तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब चूंकि आपने कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर दी है तो इंटरेस्ट का इंपैक्ट आ चुका है उसके अंदर। अब आप दोबारा इंटरेस्ट माइनस ना करें। ठीक है जी? अब आप दोबारा इंटरेस्ट के नाम पे कोई अमाउंट माइनस नहीं करें। क्यों? क्योंकि सर हम ऑलरेडी डिस्काउंटिंग करके कैश फ्लोज में इसका इंपैक्ट ले चुके हैं। तो सर हम करेंगे क्या? डबल काउंटिंग हो सकती है। तो बताएं सर मैं इंटरेस्ट को इग्नोर क्यों करूंगा? बिकॉज कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड। देखो जब बीएफडी में आओगे ना तो पढ़ोगे कि डिस्काउंट रेट डिटरमिन कैसे होता है। ठीक है जी? एफएफआर में उसका हम क्या सीखेंगे? इस्तेमाल सीखेंगे सर। ठीक है जी? अब बताओ मेरे बच्चों, इंटरेस्ट रेट आपने नहीं लेना, इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं लेनी, बिकॉज वी आर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज। नंबर 2 सर,
नंबर 2, अच्छे तरीके से समझना। मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनो, अच्छे तरीके से एक चीज सुनो, लिखना नहीं, लिखना नहीं, लिखना नहीं, लिखने का मैं पूरा टाइम दूंगा, मत लिखो। देखो मुझे सिर्फ सुनो, ठीक है? सुनो, चीजें सीखते जाओ। सुनो, मुझे एक बात बताओ, एक एक कंपनी है, उसका नाम है एंग्रो। क्या नाम है? एंग्रो। एंग्रो ने पता है क्या किया? एंग्रो ने अवामुन नास से पैसा लिया सूद पे। क्या लिया? अवामुन नास से 1,000 रुपए मिसाल के तौर पर उधार लिए, एक सर्टिफिकेट इशू किया, एक डिबेंचर इशू किया, और अवाम से कितने पैसे पकड़ लिए? ये मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल केस बता रहा हूं, ठीक है जी? 1,000 रुपए रिसीव कर लिए से 13% इंटरेस्ट रेट। कितने में? 13% इंटरेस्ट रेट। एंग्रो ने अवाम से लिया उधार 1,000 रुपए का, और उस पर क्या देगा एंग्रो? 13% का सूद देगा। डन। अब एंग्रो ने क्या किया? ये पैसा उठाया 1,000 रुपए और एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया। ये क्या होता है सर म्यूचुअल फंड? सर ये इन्वेस्टमेंट करने का अड्डा है। आपने अगर पैसे इन्वेस्ट करने दे दे इसको, आपको कमा के देगा। तो एंग्रो खुद नहीं कमा सकता रह गया बिजनेस में डाल के? नहीं, एंग्रो ने ऐसा नहीं किया। एंग्रो ने क्या किया? अवाम का पैसा उठाया और म्यूचुअल फंड में डाल दिया। म्यूचुअल फंड वाले ने इसको 1,000 रुपए पे सर 11% का रिटर्न दिया। कितने का? 11% का रिटर्न दिया। आपको क्या लगता है एंग्रो क्या एक बेवकूफ कंपनी है कि 13% पे लोन उठाया और 11% पे इन्वेस्ट कर दिया? क्या एंग्रो वाले दिमाग से पागल है? अकल नहीं है उनके अंदर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे क्या, अल्लाह ने अल्लाह की मार पड़ी है, एक बंदे की जेब से पैसे निकाले, दूसरे की जेब में डाल दिए। 13% एक को दे रहा हूं, 11 दूसरे से रिसीव कर रहा हूं, 2% खुद पे मैंने बर्डन ले लिया। जी, रीजन नहीं। टाइम नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 13% यूटिलाइज करता अपने बिजनेस में, इट वुड हैव मेड सेंस कि भाई मैंने एक बंदे से पैसे लिए, अपने बिजनेस में लगा दिए। यार मैंने तो पैसे लेके दूसरे को दे दिया ना, तो मुझे कितने नफलों का सवाब मिल रहा है? 13% पे सूद दे रहा हूं, 11% पे मैं रिटर्न ले रहा हूं। सर बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा। पता क्या था? मुझे एक बात बताओ, जब मैं पीएनएल बनाता हूं, मैं सेल्स लेता हूं 100 रुपए की। बेटा मैं बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, थोड़ा अपना ए गेम दिखाना है, ठीक है जी? सर मैं लेता हूं सर कॉस्ट से 60 रुपए की। कितने का प्रॉफिट होता है मुझे? 40 का। ये मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। इस पे लगता है टैक्स, 30% का टैक्स है। बताओ टैक्स कितना आता है इस पे? 12 रुपए का बचता क्या? 28। ऐसा। अब बताओ अगर मैं कहूं कि मेरी सेल 10 रुपए से बढ़ गई और मेरी कॉस्ट कांस्टेंट रही, बताओ मेरे प्रॉफिट में कितना इजाफा होना चाहिए? 10 रुपए का, 10 रुपए का इजाफा होना चाहिए। आओ चेक करो, 50। देखो जरा टैक्स कितना आ रहा है? 15। कितना आ रही है यार? ये तो नहीं हुआ। हमने ऊपर सेल 10 रुपए से बढ़ाई, लेकिन बॉटम में सिर्फ कितने का चेंज आया? 7 रुपए का चेंज आया। तो 10 का क्यों चेंज नहीं आया? सर जो इनकम पीएनएल में गिरती है उस पर टैक्स लगता है, जो एक्सपेंस पीएनएल में गिरता है उस पर टैक्स रिलीफ मिलता है। क्या मिलता है? टैक्स रिलीफ मिलता है। जो इनकम पीएनएल में गिरती है उस पर क्या मिलता है? उस पर क्या लगता है? टैक्स लगता है। जो इनकम कमाऊंगा एफबीआर को टैक्स दूंगा, जो एक्सपेंस इनकर करूंगा उस पर एफबीआर से रिलीफ मांगूंगा। ऐसा। अगर ज्यूम करो कि मुल्क में टैक्स रेट चल रहा है 30%, जब एंग्रो ने 13% का सूद दिया तो एंग्रो ने कहा भाई मेरा ये एक एक्सपेंस है। वो गया एफबीआर के पास, एफबीआर को कहा भाई मैंने जो 13% पे सूद दिया है ना, ये मेरा सूद बनता है कोई 1,000 रुपए का। 13% कितना? ये बनता है भाई 130 रुपए। इसको एज एन एक्सपेंस में क्लेम कर रहा हूं, और अगर एज एन एक्सपेंस में इसको क्लेम करूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा, तो मेरी टैक्स सेविंग होगी। बताओ ये 130 रुपए जब मेरे पीएनएल में जाएगा, मेरा टैक्स बचेगा या नहीं बचेगा? कितना बचेगा जरा बताओ, टैक्स सेविंग्स कितनी होगी? 30% लगाओ इस पे, 39। बताओ मेरी इफेक्टिव 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 बोरोइंग कॉस्ट कितनी है? कितनी? 91। अच्छा 91 1,000 रुपए पे पता है 9.1% बनता है। कितना बनता है? 9 इसका मतलब है भाई एंग्रो इफेक्टिवली 13% का सूद तो पे कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एंग्रो का क्या सेव हो रहा है? टैक्स सेव हो रहा है। तो बताओ एंग्रो की बॉटम पे हिट कितना पड़ रहा है, प्रॉफिट पे हिट कितना पड़ रहा है? सिर्फ 9.1%।
तो सर वो तो समझ में आने वाली बात है ना, एंग्रो को टैक्स देना भी तो पड़ता होगा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके। म्यूचुअल फंड से हम कमा कितना रहे? 11%। 11% का मतलब है 1000 का 11% वुड भी 110। ऐसा सर याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स की इनकम पे टैक्स रेट 10% का। कितने का? 10% का। लगाओ उस पर टैक्स कितना बनता है? तो बताओ हमारी इनकम कितनी है? 99। कॉस्ट कितनी है? हमारी कॉस्ट कितनी है? 91। इनकम कितनी है? 99 है। अब जरा गौर से देखो, 13% में हमने लिया सूद। हमने सूद का एक्सपेंस क्लेम किया, जाके एफबीआर को कहा भाई चूंकि हमने सूद पे किया तो हमें रिलीफ चाहिए। जब हमने रिलीफ लिया 39 रुपीज का, तो हमारी इफेक्टिव नेट बोरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 91। ऐसा दूसरी तरफ हमने पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था 11% रेट पे, तो बताओ हमें 11% रेट पे इनकम कितनी मिली? 110 रुपए की। म्यूचुअल फंड पे जो इनकम पे टैक्स रेट है वो 10% का है, वो 35 नहीं है। तो सर मुझे कितने 11 रुपए का क्या क्या हुआ? टैक्स पे करना पड़ा अपनी इनकम पे। नेट मेरी जेब में कितने हैं? 99। ऐसा बताओ, एंग्रो ने पैसा कमाया? कमाया। पैसा था किसका? पब्लिक का। पैसा इन्वेस्ट कहां हुआ? पब्लिक में हुआ। कमाया किसने? एंग्रो ने कमाया। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है। 8 रुपए कमाए एंग्रो ने। अब मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल, बताओ जितनी भी बोरिंग कॉस्ट होती है जो हम पे करते हैं, हम बैंक से 13% पे लोन लेकर आते हैं, क्या वाकई हमारी बोरिंग कॉस्ट 13% होती है? क्या वाकई हम 13% पे सूद दे रहे होते हैं? नहीं सर, हम जब 13% पे सूद देते हैं ना, तो एफबीआर हमारा सपोर्ट करता है, वो हमारे इंटरेस्ट का बर्डन थोड़ा सा खुद ले लेता है। हम एफबीआर को आने वाले दिनों में टैक्स कम पे करेंगे, तो हमारी इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? 9.1%। 9.1%। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, दूसरी तरफ मैंने कमाई जो की, मैंने तो बचा लिया ना। कितना बचाया मैंने? 8 रुपए बचाया। मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को ये बात भेजे में बैठती है कि जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, जो बैंक रेट कोट करता है वो हमारी इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट नहीं होती, उससे कम होती है। क्यों? टैक्स सेविंग्स की वजह से। किसकी वजह से? तो बताओ यार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको कैसे कैटर करना चाहिए, इस इशू को कैसे कैप्चर, कैसे पकड़ना चाहिए इस इशू को? हैं? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, पे तो साफ पकड़ाई होनी चाहिए कि सिर्फ वो एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं जो आप बिजनेस के लिए करते हो। ना वाज इट अ बिजनेस एक्सपेंस? ये क्या बिजनेस पर्पस के लिए पैसा इन्वेस्ट हुआ? नहीं। तो फिर एफबीआर आपसे ये कहेगा कि यार ये तुमने देखो, तुमने ये गलत किया ना, ये तुमने तो पैसा पब्लिक, मतलब तुमने पैसा बिजनेस में डाला नहीं। खैर इसके पीछे 50 और आर्ग्यूमेंट होंगे, ठीक है जी। या मैं अगर टैक्स एडवाइजर होता, मैं मेरे पास अगर एंग्रो आता, मैं उसको भी मशवरा देता, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आती, मैं उसको भी मशवरा देता, ठीक है जी। दोनों के आर्ग्यूमेंट्स मौजूद है, फॉर और अगेंस्ट दोनों के, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं, सुने, बेसिक बात, जब भी हम सूद पे करेंगे, नहीं अगर मैं गवर्नमेंट होता तो मैं जाके पकड़ता है इसको कोर्ट में कि भाई तुमने जो पैसा सूद पे लिया है वो अपने बिजनेस में तो डाला नहीं। और अगर मैं एंग्रो होता तो मैं कहता भाई आपने क्यों इस तरह की अपॉर्चुनिटी रखी हुई है? मैंने तो किसी जगह पे भी कोई कंसील्ड इनकम तो नहीं की है, मैंने तो एक जगह से पैसे लिए, दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिए, हक हलाल का टैक्स पे किया, वहां आप टैक्स रेट बढ़ा दो, मुझे क्यों बोल दो? मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ भाई, मुझे नजर आया कि म्यूचुअल फंड पे टैक्स रेट कम है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आप उसको रोको ना, मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर? ठीक है जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 9.1% इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। देखो मेरी बात सुनो, जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो ना, आप ऐसे बहुत सारे हरामखोरी की चीजें देखते हो जिस पे लॉ नहीं बना होता, और जब आप उसके अगेंस्ट बात करना शुरू करते हो तो लोग आपको क्या कहते हैं? इंडस्ट्री से निकाल दिए जाओगे। तो सिर्फ सुनो समझो, ठीक है, करना कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अगर आपको कहूं सर, अगर कोई पूछे एंग्रो की बोरिंग कॉस्ट कितनी है, क्या जवाब? 13% या 9.1%? नहीं सर, मैं दोनों जवाब दूंगा। मैं कहूंगा उसकी बोरिंग कॉस्ट बिफोर टैक्स 13% है, और आफ्टर टैक्स कितनी है? 9.1%। ये दोनों तरीके बताने के सही है, ये दोनों तरीके बताने के सही है। ऐसा ऐसा सर, अब सुनो जरा दोस्त, सुनो सुनो, तैयार हो? आगे बढ़े, ये थोड़ा एब्जॉर्ब करना है, करो इसको, पहले एब्जॉर्ब करो। मैंने आपको सिर्फ एक कहानी सुनाई जिसका जिसका सिर्फ एक पॉइंट हमसे रिलेट करता है कि बोरिंग कॉस्ट बिफोर टैक्स भी होती है और आफ्टर टैक्स भी होती है, ठीक है। कोई आपसे पूछे आपकी बोरिंग कॉस्ट क्या है, आप सब अगला सवाल क्या करो?
बिफोर टैक्स बताऊं कि आफ्टर टैक्स बताऊं? वो क्या बिफोर टैक्स बताओ 13%, आफ्टर टैक्स बताओ 9.1%। ठीक है जी। 7 मैंने इसमें ये कहा मेरा बच्चा कि जब हम किसी बैंक से लोन पे सूद पे पैसा लेते हैं तो जो सूद होता है हमारा जो हम पे करते हैं 13% के हिसाब से मिसाल के तौर पर हमने बैंक से लोन लिया तो हमारी बोरिंग कॉस्ट 13% नहीं होती। ठीक है जी, 13% नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम सर क्या पे कर रहे हैं, साधन जो 13% पे बोरिंग कॉस्ट पे करें तो दूसरी तरफ हम अपना टैक्स भी तो बचा रहे हैं, क्योंकि जब हम सूद पे करते हैं वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे काउंट होता है, एक्सपेंस की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट नीचे आता है, टैक्सेबल प्रॉफिट नीचे आने की वजह से टैक्स कम हो जाता है। अच्छा जी, यही रीजन है कि कॉस्टिंग में आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया करते थे। बिल्कुल सही। टैक्स सेविंग्स भी इन्फ्लूज होगा फिर, वो अभी हमने देखना है कि रखना नहीं रखना, उसको कंसिडर करेंगे या नहीं, बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बैठ गया भेजे में बात, बैठ गई पक्का, बैठ गई। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है कि आप जो कैश फ्लोज ले रहे हैं ना, जो आप कैश फ्लोज ले रहे हैं वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करने के लिए, क्या कैलकुलेट करने के लिए? वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप कैश फ्लोज ले रहे हो और आपने उसमें टैक्स का कैश फ्लो ले लिया तो मुझे बताओ कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स हो जाएंगे या बिफोर टैक्स रहेंगे? देखो मैं फिर रिपीट कर दूं, सर मैंने किया ये, मैंने कहा भाई मेरे पास सेल्स है 100 रुपए की, कॉस्ट है से 60 रुपए की, कितने रुपए का मेरे पास सर प्रॉफिट आ गया? 40। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है? बिफोर टैक्स है। सर इस पर जब टैक्स लगेगा तो क्या हो जाएगा? आफ्टर टैक्स हो जाएगा। तो बताओ वैल्यू इन यूज में मैं ये वाली फिगर लेके जाऊं या ये वाली फिगर लेके जाऊं? कैश फ्लोज हम बिफोर टैक्स रखते हैं या आफ्टर टैक्स रखते हैं? नहीं, ये याद रखना सर, हमारे पास दो ऑप्शन थे स्टैंडर्ड के पास। स्टैंडर्ड के पास दो ऑप्शन क्या थे? या तो कैश फ्लोज रखो आफ्टर टैक्स, फिर उनकी डिस्काउंटिंग भी आफ्टर टैक्स रेट से करो, उसकी डिस्काउंटिंग भी आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट से करो, या कैश फ्लोज रखो बिफोर टैक्स और उसकी डिस्काउंटिंग भी बिफोर टैक्स रेट से करो। तो ये दो ऑप्शन है सर स्टैंडर्ड के पास। स्टैंडर्ड ने यूनिफॉर्मिटी के लिए उसमें से एक ऑप्शन पिक कर लिया, वो क्या है कि आइंदा के बाद हम वैल्यू इन यूज में टैक्स एक्सपेंस नहीं लेंगे, लेकिन डिस्काउंटिंग के लिए रेट भी बड़ा वाला लेंगे, बड़े कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे। किससे? बड़े रेट से। मुझे बताओ कैश फ्लोज में इंटरेस्ट सॉरी इसका इनकम टैक्स का अमाउंट डालेंगे तो कैश फ्लोज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो सर मैं उसको छोटे रेट से डिस्काउंट करूं या बड़े रेट से? मुझे बताओ अगर मेरा बिफोर टैक्स रेट हमारे पास हो 13% का और आफ्टर टैक्स रेट हमारे पास हो 9% का, तो मुझे बताओ सर स्टैंडर्ड आपसे कह रहा है बेटा आप ये वाला कैश फ्लो ले लो बिफोर टैक्स, डिस्काउंटिंग के लिए रेट भी कौन सा लो? 13% का। ठीक है जी। जबकि मैथमेटिकली जबकि टेक्निकली हम एनपीवी जब निकालते हैं तो हम कौन सा कैश फ्लो लेते हैं? ये वाला। और डिस्काउंट रेट भी कौन सा लेते हैं? ये वाला। ये दोनों तरीके अलाउड थे, ये दोनों तरीके अलाउड थे वैल्यू न्यूज निकालने के। बिफोर टैक्स कैश फ्लो लो, रेट भी बड़ा वाला ले लो, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो लो, रेट भी छोटा वाला ले लो। सर स्टैंडर्ड ने सब्सिक्वेंटली इन दोनों में से एक मेथड ऑप्ट कर लिया। वो कौन सा मेथड है कि हम कैश फ्लोज में इनकम टैक्स का एक्सपेंस नहीं लेंगे और हम रेट भी कौन सा यूज करेंगे? बड़ा वाला रेट यूज करेंगे, यानी बिफोर टैक्स जो हमारी बोरिंग कॉस्ट है। ऐसा। तो आइंदा के बाद जब मैं वैल्यू न्यूज निकालने जाऊंगा, एक तो मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं, इंटरेस्ट का कैश फ्लो नहीं दूंगा, दूसरा टैक्स का कैश फ्लो नहीं लूंगा। रीजन क्या है टैक्स का कैश फ्लो ना लेने की? सर क्योंकि हम प्री टैक्स कैश फ्लोज लेंगे और उसकी डिस्काउंटिंग भी किससे करेंगे? प्री टैक्स रेट से करेंगे। ठीक है जी। किससे करेंगे? प्री टैक्स रेट से करेंगे। देखो जब तुम लोग छोटे होते थे ना तो मैं आपको कहता था यार ये आगे पढ़ो, बढ़ जाओ आगे, कोई ना कोई तुम लोग कहानी करा के इसमें हम आगे बढ़ा देते। लेकिन अब चूंकि तुम लोग बड़े हो चुके हो तो तुम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कैश फ्लोज बिफोर टैक्स है तो रेट भी कौन सा यूज होना चाहिए। एंग्रो अगर सर आज डिस्काउंटिंग करेगा 13% से करेगा या 9% से करेगा? सर वैल्यू न्यूज निकालने के लिए वो कैश फ्लोज में टैक्स नहीं लेगा और डिस्काउंटिंग भी किससे करेगा? 13% से करेगा। ऐसा क्लियर है? कॉस्टिंग में हम करते हैं आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज को आफ्टर टैक्स रेट से डिस्काउंट, क्योंकि हम एनपीवी निकाल रहे होते हैं, हमने दूसरा मेथड पिक कर लिया। दोनों मेथड से रिजल्ट सेम आते हैं सर। ठीक है जी। दोनों मेथड से सेम रिजल्ट आता है जब आप इनिशियल आउटले डालो और सारे कैश फ्लोज डालो, अल्टीमेट डिस्पोजल डालो, प्री टैक्स कैश फ्लोज प्री टैक्स रेट से चलो या पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज पोस्ट टैक्स रेट से चलो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है जी।
समराइज पूरा कर रहा हूँ, पूरा समराइज। हाँ हाँ, ज्यादा वाली इनकम ज्यादा वाला टैक्स और कम वाली इनकम कम वाला टैक्स, ठीक है जी रेट वैल्यू टैक्स नहीं बोला, ठीक है जी। ज्यादा वाली अमाउंट पे ज्यादा वाला रेट और कम वाली अमाउंट पे कम वाला रेट। तो हमने सर अकाउंटिंग में कौन सा यूज करना है? ज्यादा वाली अमाउंट पे ज्यादा वाला रेट। देखो मेरे पास एक और ऑप्शन था, वो क्या था? एक और ऑप्शन मेरे पास क्या था? बेटा इंटरेस्ट नहीं लेना, बेटा इनकम टैक्स नहीं लेना। क्यों? बेटा क्यों का आपको पता नहीं भी हो तो आपका काम हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ सीखते जाओ तुम, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा। दूसरा इनकम टैक्स, टैक्स से कैश फ्लोज भी नहीं लेने और डिस्काउंटिंग भी किस रेट से करनी है? करना नहीं है ना, स्टैंडर्ड मना करना। स्टैंडर्ड कहते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए कि मेथड पिक करो। प्री टैक्स कैश फ्लोज, प्री टैक्स रेट। बीएफडी में हो तो मैं कहता है एनपीवी निकालो, फिर हमारी मर्जी होती है और हमारे एग्जामिनर को यही समझ आता है कि आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज को आफ्टर टैक्स रेट से डिस्काउंट करना, उसकी लॉजिक भी है। मतलब हमने ये पिक कर लिया कि टैक्स से कैश फ्लोज को दूर रखो, ना रेट में इंक्लूड करो ना कैश फ्लोज में इंक्लूड करो। प्योरली वैल्यू न्यूज निकालने के लिए इन दोनों, अच्छा दूसरा मेथड भी चलता था। आप अगर यूएस गैप में देखते हैं ना तो दूसरा मेथड भी चलता था। दूसरा मेथड का मतलब वो कहते थे दोनों में से जो आपकी हायर है आप वो पिक कर लो। बाजू का इसका मतलब चीजें ऊपर नीचे भी होती होंगी, उनका दोनों मेथड आप यूज कर सकते, आपकी मर्जी। आप मतलब आप अपने अपने वैल्यू न्यूज को जिस मेथड से आपका ज्यादा आ रहा है वो मेथड पिक कर लो, लेकिन इट शुड बी कंसिस्टेंट। जाप वाले सवाल में था ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो भाई कौन जिन्हें भाई सवाल नंबर तक याद है उसको। सेकंड इंक्लूजन हमारे पास क्या हो गई? तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा ना। मतलब आप कह रहे हो वैल्यू न्यूज को बढ़ाने, गलत है ना, ये अलाउड नहीं है। नहीं, सीधी बात है, गलत है कि मैं कैश फ्लोज लूं प्री टैक्स बड़े वाले और छोटे रेट से उसको डिस्काउंट करूं ताकि वैल्यू न्यूज बढ़ी है, ये अलाउड नहीं, ठीक है। बड़े वाले कैश फ्लोज बड़ा वाला रेट, ठीक है जी। बड़े में आगे कितनी एक्सक्लूजन हो गई? 2, ठीक है जी। तीसरी एक्सक्लूजन, इसके बाद आपने करना है एक सवाल तगड़ा लंबा चौड़ा, ठीक है जी। देव कामत सवाल। तीसरा तीसरा मेरे बच्चों बताओ, तीसरा जी बताएं सर, तैयार हो? पूछूं? बताऊं? सर ओवरहॉलिंग। कौन सी ओवरहॉलिंग? गौर से सुनना, कौन सी? फ्यूचर ओवरहॉलिंग। सेकंड वाले को नाम दे इनकम टैक्स। इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना क्योंकि हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। इनकम टैक्स नहीं लेना क्योंकि हमने रेट कौन सा लेना है? प्री टैक्स रेट लेना है, बड़ा रेट लेना है, तो कैश फ्लोज को भी हमने क्या रखना है? बड़ा रखना है, ठीक है जी। ओवरहॉलिंग। मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं मिसाल के तौर पर किसी कोई प्लांट है मेरे पास इंपेयर हो गया, एक प्लांट है मेरे पास वो इंपेयर हो गया, मुझे लग रहा है इंपेयर्ड है, मैंने उसकी उसकी वैल्यू न्यूज को बढ़ाने के लिए कहा, ये सोचा कि भाई इसकी लाइफ है 5 साल रिमेनिंग, इंशाल्लाह 2 साल बाद मैं इस पे ओवरहॉलिंग का खर्चा करूंगा जिससे इसकी लाइफ में 10 साल का और इजाफा हो जाएगा। और चूंकि 10 साल का इजाफा हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इससे बेतहाशा पैसे आएंगे। खर्चा कब करूंगा? फ्यूचर में। इन्फ्लोस कब मिलेंगे? फ्यूचर में। अभी उस पर कोई ना खर्चा हुआ है ना उससे इस कंडीशन में इन्फ्लोज एक्स्ट्रा मिलेंगे। खर्चा भी फ्यूचर में, मिलने वाले इन्फ्लोज भी फ्यूचर में। स्टैंडर्ड कहता है जनाब इन दोनों पे लानत भेजे ना। फ्यूचर ओवरहॉलिंग को आज आप कैश फ्लोज में कंसिडर करेंगे वैल्यू न्यूज में। देखो वैल्यू न्यूज फ्यूचर के कैश फ्लोज है, लेकिन एसेट की करंट कंडीशन को देख के। वैल्यू न्यूज इज द फ्यूचर कैश फ्लोज बट कंसिडरिंग दी करंट स्टेटस ऑफ एसेट, करंट स्टेट ऑफ एसेट, ठीक है जी। तो ओवरहॉलिंग आपने अगर फ्यूचर में करनी है, डू नॉट इंक्लूड दिस ओवरहॉलिंग एज एन आउटफ्लो इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू न्यूज। आपने ओवरहॉलिंग को अपनी कैलकुलेशन में एज एन आउटफ्लो नहीं लेना, लेकिन साथ ही साथ इस ओवरहॉलिंग के नतीजे में जो इनफ्लोज आ रहे हैं ड्यू टू ओवरहॉलिंग वो भी नहीं लेने, वो भी नहीं लेने। तो हमारे पास सर 4 एक्सक्लूजन हो गई, कौन कौन सी?
सर अगर रिवर्स ऑर्डर में चलूं, ना मैंने फ्यूचर ओवरऑलिंग लेनी है जो मैंने आगे जाके करनी है, जिससे एसेट का नक्शा चेंज हो जाएगा, लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है जी, अमीर हो जाएंगे, ठीक है जी। खुद मुझे बताओ यार, इस तरह तो दुनिया का कोई एसेट भी इंपेयर नहीं होगा। हर एसेट के बारे में हम ये कह देंगे कि इंशाल्लाह ताला यार ये क्या मेरी गाड़ी इंपेयर हो गई? नहीं भाई, मैं इंशाल्लाह ताला अगले साल इसके ऊपर 5 लाख का खर्चा करूंगा और मैं इससे बना दूंगा सर फॉर्मूला 1 की कार, ठीक है जी। इंशाल्लाह फ्यूचर में एक टेक्नोलॉजी आने वाली है, मुझे लग रहा है, और मैं 5 लाख का खर्चा करके इससे फॉर्मूला 1 कार बना दूंगा और इसको मैं 5 करोड़ में बेच दूंगा। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये इम्पेयर्ड नहीं है। नहीं सर, स्टैंडर्ड कहता है जनाब एसेट की जो करंट कंडीशन है आपने इम्पेयरमेंट उसके हिसाब से बुक करनी। डन है जी। जी मेहरान से हम ऑडी बना ठीक है जी। बड़े मांगे दोस्त, शाबाश मेरे बच्चों। चौथे के बाद पांचवा और छठा आखिरी दो, उसके बाद फिर एक सवाल सुनो। एक एसेट मैंने परचेज किया है 2010 में, कितने में? 2010। मेरे बच्चों पूरा फोकस, पूरा फोकस। 2010 में एक एसेट परचेज किया, 1 जनवरी 2010 में। साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2010 में, खत्म हो गया साल। कितने साल इस एसेट की लाइफ गुजर गई? 1 साल। कितने साल? 1 साल। 1 साल इसकी लाइफ गुजर गई। डन। इसकी टोटल लाइफ है 5 साल। कितने रह गए बाकी लाइफ? 4 इयर्स। अच्छा, मैं 1 साल खत्म हो चुका है, मैं यहां खड़ा हूं, 31 दिसंबर में मौजूद हूं। लास्ट ईयर कंपनी ने सेल्स इस प्रोडक्ट से, इस मशीन से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुई है उससे सेल्स किए 10,000 रुपए की। सर मैंने एक मशीन खरीदी 1 जनवरी 2010 को, पूरा साल उसको इस्तेमाल किया, ठीक है जी। 1 साल गुजार दिया, उसकी लाइफ टोटल 5 साल थी, 1 साल गुजर गया, कितने रह गए? 4 साल। इस 1 साल में इस मशीन से हमने 10,000 की सेल्स की है, और इस मशीन से 10,000 की सेल्स को करने के लिए सर हमने 7,000 रुपए का खर्चा भी किया। तो मुझे बताओ सर, जो साल गुजर गया जो साल, उसमें हमने सेल्स कितने की? 10,000 की। खर्चा कितना किया? 7,000। मेरे बच्चों, इस सेल्स में से मैंने 9,000 रुपए रिसीव कर लिए। 9,000 रुपए रिसीव। 1,000 रुपए इज रिसीवेबल। 1,000 रुपए इज रिसीवेबल। कब रिसीव हो गई? फ्यूचर में जाके रिसीव होगा। कब रिसीव होगा? फ्यूचर में जाके रिसीव होगा। क्या ये 1,000 रुपए जो मुझे अगले साल रिसीव होगा, क्या ये मेरा फ्यूचर कैश फ्लो है? हाँ है। लेकिन क्या ये एक ऐसा कैश फ्लो है जिसके लिए एसेट को फ्यूचर में कुछ परफॉर्म करना होगा? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि एसेट की ऑलरेडी परफॉर्म करने के ऊपर ऑलरेडी जो इनकम परफॉर्मेंस है, ये 1,000 रुपए उससे पर्टेन करता है। अगर मैं आज 31 दिसंबर में इस एसेट को आग लगा दूं, बेच दूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं, समंदर में बहा दूं, तब भी मुझे ये 1,000 रुपए रिसीव होगा। इसको ताल्लुक ही नहीं एसेट के फ्यूचर चलने से। क्या एसेट के वैल्यू न्यूज को कैलकुलेट करते हुए मुझे ऐसे किसी भी कैश फ्लो को लेना चाहिए जो पिछले सालों से पर्टेन करता है, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी रिसीवेबल बुक हुआ है? ऐसे ऐसे किसी कैश फ्लो को लेना चाहिए? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर ये एसेट की पास्ट परफॉर्मेंस से रिलेट करता है, एसेट की फ्यूचर परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं करता। ऐसा तो सर ना ऐसा रिसीवेबल लेना, ना ऐसा पेबल लेना है। सर नहीं, ये 1,000 अगर ईयर 1 में मैं इंपेयरमेंट की टेस्टिंग कर रहा होता मैं तब इंक्लूड करता। मैं इस वक्त कहां हूं? ईयर 1 के एंड पे हूं, इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहा हूं, तो वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करने के लिए मुझे कौन से कैश फ्लोस चाहिए? फ्यूचर कैश फ्लोस चाहिए, ठीक है जी। अब मुझे बताया सर, ना ऐसे रिसीवेबल्स ना ऐसे पेएबल्स जिसके अगेंस्ट एसेट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, हमने उसको कभी भी कंसिडर नहीं करना, कभी भी कंसिडर नहीं करना। अब बताओ सर, ये 6 की 6 चीजें विद रीजन विद लॉजिक, कंफर्म? अब बताओ, अगर मैं एक सवाल दूं, ये सारे काम करके दूं? पूरा बता रहा हूं, दोबारा से सुनते हैं जनाब। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपने वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करते हुए इंटरेस्ट के कैश फ्लोज नहीं लेने। क्यों? रीजन? सर ऑलरेडी आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो, ना लो। सर फिर इनकम टैक्स के कैश फ्लोज नहीं लेने। क्यों? क्योंकि हम प्री टैक्स रेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैश फ्लोज भी हमें कैसे रखने? प्री टैक्स रखने। सर फिर फ्यूचर ओवरहॉलिंग चूंकि हुई नहीं है, तो मैं क्यों कंसिडर करूं उसको? सर मे बी हो, मे बी ना हो, ये तो सिर्फ एक अंदाजा है कि भाई हम फ्यूचर में खर्चा करेंगे तो एसेट ये हो जाएगा। स्टैंड कहता नहीं, एसेट को करंट
स्टेट में ही उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो, ठीक है जी। अज्यूम करो इस पर कोई ओवरऑलिंग नहीं होगी, ठीक है जी, ना ओवरऑलिंग लेनी है फ्यूचर, ना ओवरऑलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज लेने। एक अटेम्प्ट आईकैप के एग्जामिनर ने कमाल का काम किया, उसने कहा भाई ओवरऑलिंग हो गई, ओवरऑलिंग हो गई, और अब बताओ इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, तो ओवरऑलिंग हो गई तो अब ये फ्यूचर ओवरऑलिंग नहीं रही। ओवरऑलिंग होने के बाद क्या होगा, एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी, तो अब आपने कैश फ्लोज भी कौन से लेने, बढ़े हुए कैश फ्लोज लेने। तो ये याद रखना, ना हम फ्यूचर ओवरऑलिंग को कंसिडर करते हैं, ना उसके नतीजे में बढ़ने वाले कैश फ्लोज को कंसिडर करते हैं। जब एक दफा ओवरऑलिंग हो जाए फिर तो कैरिंग अमाउंट भी बढ़ गई, तो फिर आप अपने कैश फ्लोज को भी बढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं। बड़ी कैरिंग अमाउंट को बड़े रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करो, ऐसा। अच्छा जी, इसके बावजूद जो है ना, हम सेफ इसलिए वो करते हैं, स्टैंडर्ड कहता है जनाब ओवरऑलिंग, फ्यूचर ओवरऑलिंग ना एसेट के करंट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना, तो इसके बावजूद हम उसको कंसिडर नहीं करते। उसकी वजह पता क्या है, उसकी वजह ये है कि हर बंदा करेगा ये कि यार ईयर एंड पे जिन एसेट्स के अगेंस्ट मामला आउट हो रहा होगा ना, उसके अगेंस्ट जाके कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाएगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, क्या टेंशन है यार, इससे हम करेंगे क्या, एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं सर, स्टैंड कहता है फ्यूचर ओवरऑलिंग किसी भी केस में अलाउड नहीं है। एक चीज है फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग, उसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, वो अलाउड है, क्योंकि वो उसमें एसेट का करंट स्टेटस चेंज नहीं होता, ठीक है जी। फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग आगे आ रही है, वो बता रहा हूँ जी जनाब। सर इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसेस भी बता दें। अच्छा चलो, एक चीज और नोट कर लो भाई, अभी सवाल में आएगा तो बच्चे ने याद दिला दिया मुझे। मुझे एक बात ये बताओ सर, एक कंपनी का डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी भी है, दो डिपार्टमेंट्स है, या से एक कंपनी ए, ये सब्सिडरी है और ये पेरेंट है, ठीक है जी। सब्सिडरी के हम एसेट्स की वैल्यू न्यूज निकाल रहे हैं, सब्सिडरी के एसेट्स की वैल्यू न्यूज निकाल रहे हैं। सब्सिडरी एक रॉ मटेरियल पेरेंट से लेता है 10 रुपए में, सस्ता पड़ता है उसको, मार्केट से ये मिल सकता है 50 रुपए में। आपको नहीं लगता कि मैं अगर अपनी सब्सिडरी को रॉ मटेरियल सस्ता देता हूं या दूं, तो इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू न्यूज एसेट्स की बढ़ जाएगी। स्टैंडर्ड कहता है भैया अगर एक ग्रुप कंपनी आपको सस्ते में माल सप्लाई कर रही है या महंगा सप्लाई कर रही है, आप वो रेट नहीं लेंगे, आप वो रेट लेंगे जो मार्केट रेट होगा। यानी सर अगर मैं अपनी को प्रोडक्ट अपने पेरेंट कंपनी को सस्ता बेच रहा हूँ, मैं बेचूंगा सस्ता, उसकी अकाउंटिंग करनी है, लेकिन वैल्यू न्यूज निकालते हुए मैं ये अज्यूम करूंगा कि मैंने उसको फुल रेट पे चीज बेची। अगर मुझे को रॉ मटेरियल मिल रहा है सस्ता, तो मैं उसको अज्यूम करूंगा कि मैंने उसको फुल रेट पे परचेज किया। यानी मैं अपनी सारी चीजों को जो ग्रुप कंपनी के अंदर से मिल रही है, मैं उसको कंसिडर करूंगा कि मुझे मार्केट रेट पे मिली है और मैंने मार्केट रेट पे दी है, ठीक है जी। अगर आपको कोई आपका पेरेंट कंपनी सस्ता रॉ मटेरियल देता है, ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करते हुए कंसिडर करें कि आपको मार्केट रेट पे मिला है। अगर सर आप अपनी पेरेंट कंपनी को गुड सप्लाई करते हैं, महंगी करते हैं, सस्ती करते हैं, करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करते हुए अज्यूम करोगे कि हमने किस रेट पे किया, उसको मार्केट रेट पे किया। फ्यूचर इनफ्लोज ड्यू टू करंट ओवरहॉलिंग में कंसिडर होंगे। देखो फ्यूचर इनफ्लोज अगर ऐसे हैं जो ओवरहॉलिंग करने के बाद आ रहे हैं, तो वो आपने लेने। एक दफा ओवरहॉलिंग हो जाए ना, ओवरहॉलिंग से क्या होगा, एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी। ओवरहॉलिंग का खर्चा कैपिटलाइज होता है एसेट, तो एसेट की जब कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है, अब इसके बड़े हुए इनफ्लोज भी ले लो, ठीक है जी। एक बिल्डिंग में सर स्विमिंग पूल नहीं लगा अभी तक, उसकी वैल्यू न्यूज निकाली, रेंटल इनकम बहुत कम निकली, हमने क्या किया, स्विमिंग पूल बना दिया, बनाएगा तो क्या करेंगे, बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी। अब बताओ मैं बड़े हुए कैश फ्लोज लूं या छोटे कैश फ्लोज लूं, अब आप बड़े हुए कैश फ्लोज ले, ठीक है जी। रिसीवेबल वाला पॉइंट भी रिपीट कर दे भाई, वो सारे रिसीवेबल्स और पेबल्स जो पास्ट के कैश फ्लोज से पर्टेन करते हैं, ठीक है जी, जिसके लिए एसेट के फ्यूचर में चलना जरूरी नहीं है, तो सर हम उन कैश फ्लोज को वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करते हुए कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो रिसीवेबल्स और पेबल्स हैं जिसके अगेंस्ट हमने को काम ना भी करें तो पैसे देने या लेने, डन है। चलो जी आओ मेरे बच्चों, एक सवाल मुझे सॉल्व करके दे रहे हो, इतने थियोरेटिकल चीजों के बाद एक सवाल हम करने लायक हुए, बड़ा सवाल है, मतलब दिस इज वन हेल ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है जी। आंखें खोल के देख के, ठीक है जी। मैं इसको आपके साथ साथ रीड कर रहा हूं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक काम और भी कर लो, मैं आपको एक चीज और भी दे देता हूं, आप अपने पास रखो। कहाँ गई,
भाई तमाम ऑनलाइन वाले बच्चे जो घर से बैठ के पढ़ रहे हैं या स्टडी 6 का नया हैंड आउट अपने पास रख ले, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, देखिए आपके पास आ गया है। अच्छा ग्रुप पे भेज दो, स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप पे शेयर कर दो, कोई भी यार, अली मोहम्मद ग्रुप पे शेयर कर दो मेरा बच्चा, मैंने तुम लोगों को भिजवा दिया। आ गया, देखो हैंड आउट आया, ये आपके चैट बॉक्स के ऊपर आ रहा होगा, आ गया, इसको डाउनलोड कर लो, कोई भी बंदा ग्रुप पे डाल दे, ठीक है। अच्छा मैं इसको रीड करूं इस सवाल को, देखो ये एक सवाल बहुत है वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करने के लिए, एक सवाल बहुत है, ठीक है जी, सारी चीजें इसमें डली हुई। ये कह रहे जनाब शमॉइल लिमिटेड इज अबाउट टू टेस्ट वन ऑफ इट्स मेजर प्लांट्स फॉर इम्पेयरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स कैरिंग अमाउंट एट 31 दिसंबर 2011, रिमेनिंग लाइव एट 31 दिसंबर 2012। बेईमानी, बेईमानी, ये एग्जामिनर कर चुका है, कैरिंग अमाउंट दी हुई एक साल पीछे की, उसने कहा लास्ट ईयर की अकाउंट्स में रिपोर्ट हो रही थी, इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब हो रही है 31 दिसंबर 2012 पे, जहां उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है 5 साल, 31 दिसंबर 2012 पे 5 साल है, 11 पे 5 साल नहीं है, तो मुझे पहले इसकी कैरिंग अमाउंट को 11 से 12 पे लाना पड़ेगा। फिर वो कह रहे भैया हमारे पास इस प्लांट की फेयर वैल्यू है 3.2 मिलियन, इस 3.2 मिलियन में कॉस्ट टू सेल ब्रोकरेज आएगा नहीं आएगा, कॉस्ट टू सेल में ब्रोकरेज आता है नहीं आता है, अभी पढ़ा हमने, आएगा सर। क्या ट्रांसफर टैक्सेस आएंगे, आएंगे, लेकिन वो ट्रांसफर टैक्सेस जो 12 महीने आगे पे हो रहे हैं सर, उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे हम, ऐसा। फिर वो कह रहे जनाब इफ द एसेट इज पुट टू यूज फॉर द रिमाइंडर ऑफ इट्स लाइफ द फॉलोइंग कैश फ्लोज वुड रिजल्ट। सर हमारे पास 2013 की सेल यानी नेक्स्ट ईयर की सेल सर 9000 यूनिट्स होगी और वो हर साल 5% से रिड्यूस होती रहेगी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म, रिमाइंडर ऑफ द यूजफुल लाइफ। फिर सेलिंग प्राइस हमारी 500 रुपए पर यूनिट है, ये हर साल 4% बढ़ेगी, मैक्सिमम 550 तक। ये सेल्स की कैश फ्लोज आ जाएंगे इन दो नंबर से, ऐसा है, थोड़ा सा अपना गेम अच्छा रखना है। फिर कॉस्ट पर यूनिट, सर डायरेक्ट मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं 70 रुपए का आता है और हम मार्केट से परचेस करते हैं, जी सर। मटेरियल भी 50 रुपए का हमें पड़ता है, परचेस फ्रॉम अ सब्सिडरी, इट्स फेयर मार्केट वैल्यू है 65। अब बताओ सर हम वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करते हुए 50 लें या 65 लें, 65 लेंगे, क्यों? हम अज्यूम करेंगे कि हमें हमारे सब्सिडरी या पेरेंट कंपनी से जो चीज मिल रही है वो सस्ती नहीं मिल रही है, मिल रही होगी सस्ती, अकाउंटिंग हम उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन हम इस वक्त अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि वैल्यू न्यूज निकाल के चेक कर रहे हैं कि हमारा एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं है। फिर सर लेबर है, सर फिर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स है, फिक्स ओवरहेड्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन सिर्फ कैश वाले आते हैं। वो कह रहे हैं इस फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन शामिल है, वो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके इसमें से हटा देना। वो कह रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट पर एनम आर एज अंडर, these costs includes finance cost that will be paid on the loan obtained on the acquisition of the asset which is still outstanding to some extent. The cash flows contain income taxes worked out as a share reasonably allocated to the asset। भाई हमने कहा कंपनी लेवल पे जो इनकम टैक्स आता है वो हम सारे एसेट्स को एलोकेट कर रहे हैं, क्या इनकम टैक्स के कैश फ्लोज लेने, क्या फाइनेंस कॉस्ट के कैश फ्लोज लेने, तो सर आप देख लीजिएगा। वो कह रहे सारे खर्चे 6% से इन्फ्लेट होंगे सिवाय ऑपरेटिंग कॉस्ट के। डिस्काउंट रेट कितना है 10%। नीचे रिक्वायरमेंट दी हुई है कैलकुलेट इंपेयरमेंट और ब्रैकेट में इफ यू कैन, शाबाश जी, इफ एनी नहीं है, इफ यू कैन, शाबाश जी। ग्रुप बन गया हुआ है, अभी खोल देते हैं जी मेरा भाई जी। कैसे खुलता है ग्रुप? इन्फो पे जाके ग्रुप सेटिंग, ऑल पार्टिसिपेंट, you can't change because maximum group capacity of 256 is exceeded। इस एक को बाहर निकालना पड़ेगा, ये वसीम को नहीं निकाल सकते हम आपको निकाल सकते, डिसमिस एज एन एडमिन। हाँ मेरा बच्चा बोलो, कर लिया।
भाई मुझे एक बात बताओ, मैं 2012 के एंड पे खड़ा हूँ तो 2013 की सेल्स, मेरे पहले साल की सेल्स होंगी, फर्स्ट ईयर की सेल्स होंगी, बिल्कुल डिस्काउंट करेंगे ना। ईयर 1 के कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट करते हैं ना, या जीरो पे लेकर आते हैं। कर लिया अब्दुल करीम, कर लिया मेरा बच्चा, शाबाश जी, शाबाश शाबाश शाबाश।
ये मेरे बच्चों, ये हर साल 5% कम होंगे है। कॉस्ट लिखी हुई है 6% से इंक्रीज होगी नीचे। पॉइंट नंबर 6 क्यों? फॉर द रिमाइंडर ऑफ द लाइफ लिखा हुआ तो है। ये लिखना चाहिए था एवरी ईयर। वो अंग्रेजी का थोड़ा सा मसला हो गया लेकिन। ये मेरे बच्चों, कराऊं मैं? करा दूं? ये मेरे बच्चों, चलें जी, मैं कराऊं? 5 मिनट। शाबाश ऑनलाइन वालों, क्या सीन है? भाई हमारी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे वाले दिन होगी, शाम 6:30 बजे से लेके 9 बजे तक, ठीक है? वीकडेज की क्लासेस शाम में, ताकि आप फॉर्म सुकून से अपने जो है वो 7 बजे कर लो, 7 बजे कर लो, कोई मसला नहीं। बस इतना कर लो कि क्लास हो जाए। वीक में आप 4 क्लासेस होंगी। नहीं भाई, मैं तो अभी पहले तो मैं पूरा अपना हिसाब किताब देखता रहूंगा ना, कोई तो 2-2.5 महीने अभी मेरा ही मुंह देखोगे तुम सुकून से। मेजर टॉपिक में निकाल लो फिर। संडे की यही टाइमिंग होंगी, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली। 7 बजे कर लिया, सैयद तला अली 7 बजे कर लिया बेटा।
जी मेरे बच्चों, मैं कराऊं? कंसोल कब स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेटली, कितने टॉपिक के बाद? आप देखो, मैं कंसोलिडेशन स्टार्ट कराऊंगा पहले, इसके बाद मैं कराऊंगा IFRS 9, ठीक है? फिर मैं कराऊंगा IFRS 15, ठीक है? 2 स्टैंडर्ड बड़े निकालने के बाद फिर मैं जाऊंगा कंसोलिडेशन पे, ठीक है? सारे बड़े टॉपिक शुरू में करा दूंगा, फिर हम चिल्लर ले लेंगे या देखेंगे बीच में कोई चिल्लर उल्लर बीच में डालना हुआ तो हम डाल देंगे, ठीक है? देखो कंसोलिडेशन में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो टेस्ट होते हैं, ठीक है? मतलब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट्स आती हैं, ठीक है? फाइनल में, कैफ में नहीं, ठीक है? तो वो देख के हमने देखनी है, ठीक है? लेकिन कंसोलिडेशन पूरा मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है? लीजेस लेंगे मसला जी। कौन सी वाली, एंड वाली? अच्छा, एंड वाली तो अभी बात हो रही है ना, जो फेयर वैल्यू करंट अभी अभी आता है 3.2 मिलियन। अगर डिस्पोजल कॉस्ट होती ना, सवाल का सत्यानाश हो जाता। पता है क्यों? अगर इस सवाल में लिखा होता है कि यूजफुल लाइफ का एंड वही एसिड बेचा जाएगा, सवाल का सत्यानाश हो जाता। आप सब गलत करते सवाल। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर जो पहले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ना, वो रेजिडुअल वैल्यू मान के कैलकुलेट करते, उसको कंसिडर करके वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते, ठीक है ना? अगर वो लिख के देता ना कि डिस्पोजल होना है इस प्लांट का एंड पर, डिस्पोजल पे ये वैल्यू मिलेगी, तो फिर आप उसको रेजिडुअल वैल्यू मालूम मान के ऊपर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया ना, सही कैलकुलेट करते, ठीक है जी? तो आपने सवाल की जो है ना वो सत्यानाश कर देना था, क्या कहते हैं उसको। चले जी, इसको मैं करवा रहा हूँ, आज देखे जरा इसको, पहले हम दायरा इंसानियत में लेकर आ जाए, बड़ा कर दें इसको थोड़ा। सर जी तैयार हो? सर जी बेटा, हैं? अच्छा चलो। हाँ भाई, मैं कराऊं या रुकूं थोड़ा सा? चले जी मुझे एक चीज ये बताएं, सबसे पहले मेरे पास बोर्ड में देखिएगा दोस्त, सर ये एक सॉफ्टवेयर है, ये बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, ये कहलाता है MS एक्सेल, ठीक है जी? और अल्लाह के वास्ते इस पे अपना हाथ बाय द पैसेज ऑफ टाइम जितना साफ कर सकते हो उतना साफ कर लेना, क्योंकि कोई बाइद नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको मे बी कोविड जरूरी नहीं है, आप अपनी फर्म में किसी सेकंडमेंट पे हो और आपको आपके फर्म वाले कहें कि चल बेटा वहीं से पर्चा दे देना, ठीक है जी? तो ऑनलाइन आपको देना पड़ जाए और ऑनलाइन देना पड़ गया तो हाँ बिल्कुल काउंट होती है भाई। अगर सेकंडमेंट पे आर्टिकल्स काउंट नहीं होती है तो 1.5 साल पाकिस्तान से बाहर गुजारने में तो कुछ भी काउंट नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल काउंट होती है। वैसे आप नहीं जा सकते, वैसे दुबई में इस पे एक फॉर्म है बस। चलो खैर, सर आए जरा, मतलब इसको मैं करवा रहा हूँ, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं सर, मैं वैल्यू न्यूज निकाल रहा हूँ, मेरे पास टाइम कितना है सर? 5 साल, ठीक है जी? वैल्यू न्यूज निकाल रहा हूँ मैं सबसे पहले, बाकी कैरिंग अमाउंट वगैरह चले। सर पहले काम करें, प्रिलिमिनरी वर्किंग कर ले पहले। मुझे बताएं मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितनी है एट 31 दिसंबर 2000 कौन सा 12 में मुझे चाहिए। अच्छा, मुझे अमाउंट दी किस डेट की है? मुझे 11 की अमाउंट दी हुई है, तो अगर इसको मैं काम करूं डिवाइड बाय 6 कर दूं तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ऐसे कर सकता हूं, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, इससे क्या होगा? 1 साल अमाउंट कम होकर आ जाएगी, ठीक है जी? दैट इज 6450,000 वैसे ही डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, यही है कैरिंग अमाउंट ना? बहुत ज्यादा आ रही है सर, एक आपने जीरो ज्यादा डाल दिया था। हाँ जी, ये आ रही है मेरे बच्चों?
अब बताएं सर, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट हमें पता ही नहीं है अभी। रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास आएगी किस चीज से? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से और वैल्यू इन यूज से। डन। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे चाहिए सबसे पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो वो कैसे निकलेगी? फेयर वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास? 3.2 मिलियन। और कॉस्ट टू सेल में मेरे पास ब्रोकरेज है कितनी? 1.5 लाख। और अच्छा, मेरे पास सर सीबीटी है कितने का? 40,000। और मेरे पास सर ट्रांसफर टैक्सेस हैं सर 70,000 की प्रेजेंट वैल्यू। यही है 1.1, यही है। सही किया मैंने? गलत तो नहीं किया ना? अब बताएं सर, मेरे पास क्या आ रही है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? 2946,364। डन। अब बताओ मेरे बच्चों, दूसरा मुझे क्या चाहिए? वैल्यू इन यूज। अब बताओ, वैल्यू इन यूज के लिए अवां के डिटेल्ड कैलकुलेशन करे छड़ियो आए बाबा, ऐसे ही। अब बताएं, करे छड़ियो आए पे जाएं। सबसे पहले सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले वर्किंग बना रहा हूं सर, एक वर्किंग। ठीक है जी। और इन वर्किंग्स के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखते रहना, बोर्ड पे देखते रहना, मैं यहां पर कैश फ्लोज भी निकालूंगा। ठीक है जी। सबसे पहले वर्किंग में मुझे बताओ, मेरे पास सेल्स के यूनिट्स कितने हैं अगले साल? ईयर 1 में 9,000। अगले साल इसका 95% पक्का। और फिर अगले साल इसका 95%, फिर अगले साल इन दोनों का 95% पक्का। यही है, ऐसा ही है मेरे बच्चों कुछ। फिर सेलिंग प्राइस पहले साल 500, फिर 4% इंक्रीज 520, फिर 4% इंक्रीज 541, फिर 4% इंक्रीज। अब देखो ये ज्यादा हो रहा है 550 से, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा कितने पे? यही है बाबू। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, मेरे पास टोटल सेल्स कितनी है पहले साल? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। यही है। किसी को इसमें कोई इशू, कंफ्यूजन, पंगा, प्रॉब्लम, पसूड़ी? 4.5 मिलियन। क्या मुझे ये कंफर्म करके बताओगे कि तुम सबके पास अगले सालों की सेल्स भी कुछ ऐसे ही आ रही है? चेक कर लो। हाँ, अंग्रेजी कौन सी वाली? हाँ, वो कंफ्यूजिंग है, वो इशू वाली बात नहीं। उसमें किसी ने शायद जो 5% का डिक्रीज है वो सिर्फ पहले साल रखा हो, ऐसे है ना, कोई मसले वाली बात नहीं। 550 पर क्यों रोका आली आरिफ? 550 पे इसलिए रोका बेटा कि सवाल कह रहा है ये 550 पे आपने रुकना है। ये कह रहा है कि भैया मैक्सिमम 550 रुपए। ठीक है जी, ठीक है जी। एक्सेल पर पेपर इजी होता है तो सीख लो बेटा फिर। ठीक है जी, ये सीख लेना मेरा भाई। अब बताओ मुझे, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। ये बता सकते हो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है कितनी? जी। अच्छा, इसको ऐसे देख लेते हैं कि भाई एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 70। 70 फिर 50 नहीं, 50 नहीं भाई, 65। 70 65 60 और 40, ऐसा। 70 65 60 और 40, 70 65 60 और 40, यही है मेरे बच्चों। और वो कह रहे हैं हर साल ये 6% से इंक्रीज होगी। सर ये कहां लिखा है? ये लिखा है बेटा पॉइंट नंबर 6 में कि ऑल कॉस्ट अदर देन ऑपरेटिंग कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 6%। 1.06, फिर अगले साल भी 1.06, ऐसा सब सालों में। ओहो, अब बताएं, आप अगर चेक करें तो ये सही आ रही वैल्यू? अब बताएं, वेरिएबल कॉस्ट ले लूं कितनी? माइनस में 9,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 235, ऐसा। यही है बाबू। फिर इसी तरह यही है बाबू। सर इसी तरह यही है।
देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट को मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसे ही है मेरे बच्चों, तमाम लोगों की क्या वेरिएबल कॉस्ट यही आ रही है? क्या तमाम लोगों की वेरिएबल कॉस्ट इसी तरह आ रही है? यही है, कोई मसला नहीं। तुमने एक दफा करके रोक दिया होगा ना, कोई मसला नहीं, शुरू के 2 साल से ही आ रहे हैं ना, बाकी सही है। हाँ जी, अब बताओ सर, वेरिएबल कॉस्ट कटी, वेरिएबल कॉस्ट के बाद शायर ये कहता है कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट है कितने की? 17,50,000 की। इस 17,50,000 रुपयों में डेप्रिसिएशन शामिल है। अच्छा, डेप्रिसिएशन है कितना एक साल का? सर डेप्रिसिएशन है 6450,000 को 6 से डिवाइड कर दो, 1075,000। ये मेरे पास क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन कितना जी? 1075,000। नेट करो क्या आ रहा है? 675,000। और ये फिक्स कॉस्ट 675,000 हर साल ग्रो करेगी, किससे? ऐसा, ये आ गई जिंदगी सुकून है। अब बताओ, एक और कॉस्ट रहेगी, वो क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये है कि भाई इस ऑपरेटिंग कॉस्ट के अमाउंट में से वो कह रहे भैया फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स इसमें शामिल है? देखो क्या लिखा है, ऑपरेटिंग एंड अदर कॉस्ट आर एज अंडर द फॉलोइंग कॉस्ट इंक्लूड। ठीक है जी, द फॉलोइंग कॉस्ट इंक्लूड क्या चीज? फाइनेंसिंग कॉस्ट, और द कैश फ्लोज ऑल्सो कंटेन इनकम टैक्स। ठीक है जी, तो नीचे जो कैश फ्लोज आ रहे हैं टोटल अमाउंट, इसमें ये दोनों चीजें क्या है? शामिल है। तो हमने क्या करना है, इसमें से हटाना है। आप लोगों ने पूरी अमाउंट ले ली होगी, ऐसे ही है ना? चलो खैर है, कोई टेंशन नहीं है। अब आइंदा के बाद इंक्लूड, इनकॉर्पोरेट्स, ये वर्ड इस पे जरा ध्यान देंगे हम। ठीक है जी, तो मुझे बताओ 6,80,000 में से दोनों घटाऊं तो क्या बचे? 6,80,000 में से दोनों हटाऊं तो क्या बचे? अच्छा मैं ऐसे करूं, 6,80,000 की अमाउंट है, इसमें मैं 238 प्लस में रख रहा हूं और 170 प्लस में रख रहा हूं, ऐसा। ये बचा 272, फिर 780, 210 और 290। ऐसे ही 380, फिर 380 है ना, 371 तो नहीं है ना? फिर अगला 760 प्लस 194 और 195, 371, फिर 845 प्लस 166, 175 प्लस 211,250, फिर आखिरी साल। जी मेरा बच्चा, नहीं ये बात मैं बता दूं, एग्जैक्ट एक्सेल वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सेल पे कोई चीज करने के बाद आप उसको वहां छोड़ोगे नहीं, आप उसको कॉपी करके लेके जाओगे कहां पर? ऊपर जो उनका वो सिस्टम दिया वो सीधा सीधा पेस्ट हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। 474,175 पक्का? 8 लाख। नहीं मर्जी है जिसकी भाई। भैया देखो, हाथ अपना ना दोनों चीजों के लिए साफ रखो, कोई बात नहीं है कल आप अमेरिका में बैठे हो किसी सेकंडमेंट पे और वो आपको कहेगा जी चलो भाई काम करके दो, फिर बस सर यही हमारे कैश फ्लोज, बस पक्का नेट कर दूं या कुछ और रह गया? नहीं सर ये नेट कर दे। आप बताओ, ये हमारे नेट कैश फ्लोज हैं। मैं यहाँ रुक रहा हूँ, मैं इधर रुक रहा हूँ सर, आप इसको सुकून से देख लो, और अगर इनके आपको कोई इसमें इश्यू हो तो मुझे बताओ। आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें बिल्कुल। सर कैन यू काइंडली अरेंज अ प्रैक्टिस सेशन टू इंक्रीज आवर प्रोफिशिएंसी ऑन एमएस एक्सेल? भाई मैं आपको एक कोर्स शेयर कर दूंगा, ठीक है जी, जो मैंने खरीदा है, कोर्स परचेज किया है, आप उसमें फंक्शंस, फॉर्मूला, शॉर्टकट्स, ये सारी चीजें कर लेना। और अगर तुम लोग कहो तो मैं तुम लोगों को हर ऑल्टरनेटिव क्लास के बाद 10 मिनट के जो है वो शॉर्टकट सिखाने के लिए कि एक्सेल पे काम कैसे करते हैं,
ये भी मैं तुम लोग के लिए करा दूं, ठीक है जी। तो जी ये करा दूं, 1000 में फर्क आ रहा है, कोई मसला नहीं यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कोर्सेरा में बहुत कोर्सेज हैं मेरे पास यार। एड्यूनिक्स का भी लिंक है, मतलब मेरे पास वो है, लाइसेंस है। मेरे पास यूडीमी के भी बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, और मेरे पास हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भी कोर्सेज पड़े हुए हैं। तुम लोगों को चाहिए मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं। हाँ जी सर, मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं इसकी किस रेट से? 10% से पक्का? ऑलरेडी डिस्काउंट है नहीं, डिस्काउंट करने जा रहे हैं उसको। डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू द पावर, रेस टू द पावर क्या चीज? 1। फिर अगले कैश फ्लोज के लिए दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू द पावर 2। इसी तरह दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू द पावर 3। इसी तरह दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू द पावर 4। इसी तरह दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू द पावर। ऐसा ये सारे कैश फ्लोज को मैं सिंपल क्या कर दूं, ऐड कर दूं। मैंने कहा सम कर दो इन सबको, कितना आ रहा है? 4041062। ऊपर जाके इसको मैं पोस्ट कर दूं, 4041062। अब बताएं दोनों में से हायर कौन सा है? अब बताएं सर, अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई, मुझे बताओ इम्पेयरमेंट कितनी है? ये इम्पेयरमेंट आ गई? पक्का? हमने इंटरेस्ट टैक्स इस वजह से नहीं लिया, एक्सक्लूड किया, क्योंकि हमने प्री टैक्स कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है। बिल्कुल अब्दुल बासित, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जी, अब एक हम हमेशा अज्यूम करेंगे प्री टैक्स है, अनलेस के लिखा होगा पोस्ट टैक्स है। बीएफडी में हमेशा अज्यूम करते हैं कि ये पोस्ट टैक्स है, अनलेस के लिखा होगा प्री टैक्स है। बीएफडी में हमारी असम्पशन उलट होती है। कोई मसला नहीं, राउंडिंग ऑफ की 27,000 रुपए का डिफरेंस आना कोई बड़ी बात नहीं। कितना टाइम लगना चाहिए इस तरह के सवाल में? इस तरह का सवाल आएगा तो 16 नंबर का होगा। 16 नंबर का मतलब एटलीस्ट आपको 25 मिनट में ग्राउंड कर लें। कितने मिनट में? ये आपके लिए परमानेंटली सेव हो गया, और आपकी हर क्लास के एंड में जो पोर्टल पे आपको लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ उसके साथ अटैच हुआ होगा। आपको इवन इसको मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सुनिएगा दोस्त, प्यारा भाई, दो मिनट के लिए ना बोर्ड पे देखना है आप। चले जी, मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, वैल्यू न्यूज में कैश फ्लो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सर मेरे पास सबसे पहले फाइनेंसिंग कैश फ्लोज मैंने एक्सक्लूड करने, कौन से? क्यों? बिकॉज डिस्काउंटिंग सब्सटीट्यूट्स ऑफ फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। डन? पक्का? फिर नंबर 2, इनकम टैक्स कैश फ्लोज, बिकॉज प्री टैक्स कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट प्री टैक्स रेट। फ्यूचर ओवरहॉलिंग एसेट इज कंसिडर्ड इन दी करंट स्टेटस, उसके करंट स्टेटस में हम उसको कंसिडर करेंगे। फ्यूचर ओवरहॉलिंग, सिंस कैश आउटफ्लो ऑफ ओवरहॉलिंग इज इग्नोर्ड, तो उसको भी हम क्या करेंगे? इग्नोर कंसिडर करेंगे। पास्ट रिसीवेबल्स represents past performance, past payables represent क्या चीज? पास्ट परफॉर्मेंस। ऐसा ये 6 एलिमेंट्स याद रहेंगे तुम लोगों को पक्का। ये प्रेजेंटेशन वक्त के साथ साथ क्या होती जाएगी, मैं इसके अंदर स्लाइड्स ऐड करता जाऊंगा, और सर जब हमारे स्टैंडर्ड खत्म होगा, ये हमारे पास एक एक रिवीजन पर्पस के लिए एक बेहतरीन चीज तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है भैया? ये हमारा टाइम कितना रह गया हमारे पास? ऑफ हो गया? चले जी, हम सर यहाँ ऑफ कर रहे हैं। ये पीडीएफ आपको मैं अभी भिजवा देता हूँ। ठीक है जी।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको अपने खर्चे पे खुश रखे। सोल्यूशन खोल दूं भाई, जिससे सोल्यूशन कॉपी करना है, ये रहा सोल्यूशन। ठीक है जी। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।